माय नेम इज एकता सोनी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो इस साल क्लास 11th में आए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि बायो की शुरुआत कहाँ से करी जाए। अब नीट 2025 में अपीयर होने वाले हो या 2026 में या किसी भी नीट में अपीयर होने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे क्लास 11th के, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। मेरा किसी भी लेक्चर में आप अगर जाएंगे तो हमेशा आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है बेसिक से एडवांस। कभी भी मैं एकदम एडवांस पे जंप नहीं करूंगी, हमेशा बेसिक से ही पढ़ाऊंगी। तो मैं ऐसा समझ के चल रही हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, तो ये लेक्चर बिल्कुल तुम्हारे लिए, बिल्कुल सही जगह बैठे हो। बस अपनी किताब खोलो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज बाइबल, कुरान, गीता, जो बोलो, क्योंकि उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद में तुम्हें बस लाइन टू लाइन मेरे साथ रीड करते जाना है और मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दूंगी। अब कुछ बच्चे तुम में से होंगे जो इस साल क्लास 11th में आए हैं और वो नीट वीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मली बस अपने सीबीएसई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि भाई देखो, सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल स्लाइटली अलग है एनटीए के सिलेबस या नीट के सिलेबस से। डिफरेंस ये है कि एनटीए ने अपने सिलेबस के अंदर वो वाले टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में नहीं करे हैं। तो सीबीएसई ने जो न्यू एनसीईआरटी जारी करी है, तो आप प्लीज न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। जो सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, नीट के लिए नहीं कर रहा, लेकिन जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसका थोड़ा सा लोचा आएगा। आपको भी न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को आपको जरूर उसके साथ में इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए हैं, लेकिन एनटीए ने इंक्लूड करके रखे हैं। तो हमारी जिंदगी में मतलब लगा ही रहता है, एकदम ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है नीट वाले एस्पिरेंट की, स्टूडेंट की जिंदगी में। तो ये चीज तुम्हें ऐसे करनी है कि ओल्ड एनसीईआरटी से वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जो तुमने नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको पहले सिलेबस बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करें क्योंकि, तो चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं एनटीए के अकॉर्डिंग, राइट। तो चैप्टर का नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज लिविंग, जो कि न्यू एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, लेकिन तुमको पढ़ना है। इसके बाद में तुम्हें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। तो जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी से इस वीडियो को देखें, और जो नीट वाले हैं वो बिल्कुल शुरू से देखें। उसके बाद में तुम्हें टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स ये पढ़ना है, और लास्ट में तुम्हें पढ़ना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और लास्ट में आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा इजी कोई सा होगा नहीं। तो ये वीडियो बस पूरी एंड तक देखते जाना, और बिल्कुल वन शॉट के अंदर हम बिल्कुल ये चैप्टर खत्म करेंगे बेसिक से एडवांस तक। एनसीईआरटी भी साथ में मैंने भी खोल के रखी, तुम भी खोल के रखो और हाईलाइट करते जाना कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और अगर तुम नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाना चाहो तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ओके। तो सबसे चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। देखो, मेरा एक सिंपल सा फंडा है बायो पढ़ाने का, दैट इज कि तुम्हें अंग्रेजी आनी चाहिए। अब अंग्रेजी में मैं तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट अंग्रेजी बोलो, मैं तुमसे कोई इंग्लिश बोलने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ। तुम हिंदी मीडियम की स्टूडेंट भी हो, लेकिन तुम्हें नॉर्मल हिंदी, नॉर्मल अंग्रेजी वर्ड तो आते ही हैं, जैसे कि लिविंग। अब तुम्हें क्या पता है लिविंग क्या होता है? अब इतना तो तुमने देखो 10 क्लास पास कर ली है ना। हो सकता है तुम ड्रॉपर हो, तो तुमने 12th तक कर लिया है अपना काम, है ना। हो सकता है तुमने एक बार नीट का अटेम्प्ट भी दे दिया है। तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि लिविंग क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है। वर्ल्ड मतलब दुनिया, लिविंग मतलब लिविंग, जो कि सांस ले रहा है। नॉन लिविंग मतलब भाई ये पेन, ये कोई चार्जर, है ना, नॉन लिविंग हो सकता है। नॉन लिविंग वही सारी चीजें हम देखते आए हैं आज तक, इतने बड़े हो गए हैं देख देख के। हम सोचते ही नहीं कभी कि भाई पानी, पानी हमेशा लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक हमने सोची नहीं है, जस्ट हमें समझा दी गई, हम देखते आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए, इसलिए हमें पता है कि ठीक है ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है। नॉन लिविंग है, तुम्हें पता है, अच्छा ये चल नहीं सकती तो ये नॉन लिविंग है, बोल नहीं सकती नॉन लिविंग है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती नॉन लिविंग है। अच्छा हम बोल सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो लिविंग है। तो क्या यही क्राइटेरियाज होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के? नहीं, इसको थोड़ा और साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे। ये तो हमें सुपरफिशियल पता है कि भाई सुपरफिशियली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, ये तो सुपरफिशियली देख लिया। अब अंदर चलते हैं कि क्या एक्चुअली में होता है लिविंग, और लिविंग को हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है। और मैं आपको देखो, एक आज हमारा क्योंकि पहला लेक्चर है बायो का, तो मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल हमारी बायो क्लास का पहला क्वेश्चन मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग आंसर करते हैं। वीडियो को यही स्टॉप करके, क्वेश्चन सुनने के बाद स्टॉप करके मुझे आंसर जरूर कमेंट में करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन ये है कि देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। मैंने तुम्हें बताया कि अच्छा ये चार्जर नॉन लिविंग है,
पेन नॉन लिविंग है, टेबल नॉन लिविंग है, बॉटल नॉन लिविंग है, और मैं खुद लिविंग हूँ, तुम लिविंग हो, है ना। तो नॉन लिविंग और लिविंग, ये तो हमें पता है कि दुनिया में ये दो चीजें तो एग्जिस्ट करती है। तो क्या कोई ऐसी चीज भी है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है? थोड़ा सा सोचो और आंसर करो मुझे अभी कमेंट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमने सही आंसर करा होगा। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक। टॉपिक क्या है? व्हाट इज लिविंग। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल लिख लिख के पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसी में मजा आता है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है ना, तुम्हारा दिमाग कहाँ पे काम करेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, दिमाग डिस्ट्रैक्शन में होता नहीं है। लिख रहे होते तो ये दिमाग में चाहे हजारों प्रॉब्लम चल रही हो, दिमाग बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाता है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख लिख के पढ़ाने पे बिलीव कर रही हूँ, और तुम भी ऐसा ही करोगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, नोट्स भी बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, देखिए लिविंग क्या है। लिविंग हमने सुपरफिशियली कैरेक्टर से तो हमें पता लगा लिया हमने कि लिविंग क्या होता है। अब लिविंग को डिफाइन करने के लिए बायोलॉजी में ना दो कैरेक्टर्स होते हैं या दो क्राइटेरियाज होते हैं। हमारे पास दो तरीके के फीचर्स होते हैं, आप फीचर्स मान लो चाहे, हमारे पास दो तरीके के फीचर्स होते हैं। ठीक है, दो तरीके के फीचर्स कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास में डिफाइनिंग फीचर्स, एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में अंतर क्या होता है? अंतर देखिए ये होता है कि इन दोनों फीचर्स में से कुछ ऐसे फीचर, कोई ऐसा फीचर होगा जो नॉन लिविंग में कभी नहीं होगा। मतलब बेसिकली ये है, ये ऐसा कुछ ज्यादा ऐसे लोड मतलब कि पता नहीं कितने भारी भरकम शब्द बता रही है मैडम, तो चलो छोड़ के भागते हैं क्लास को, ऐसा नहीं है। जो है वही है, क्लास जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो बता रही, सिंपल वे के अंदर। डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? देखो, एक जैसे इस पेन को तुमने बोल दिया एक सेकेंड में कि ये नॉन लिविंग है, क्या तुमने क्राइटेरिया किस बेसिस पे तुमने बोल दिया, क्या अधिकार था तुम्हारे पास में कि तुमने बोल दिया पेन नॉन लिविंग है? हो सकता है ये लिविंग है? अरे मैम कैसी बातें कर रहे हो, ये लिविंग थोड़े हो सकता है, तो नॉन लिविंग है कैसे पता? क्या क्राइटेरिया, सबूत दो ना मुझे, सबूत दोगे तब। मैम हमें थोड़ी ना पता है सबूत, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है। हम टेबल को मार देंगे, टेबल हमें बदले में नहीं मारेगी, लेकिन हम आपको मारेंगे तो आप हमें बदले में चार जरूर मारेंगी। बिल्कुल सही बात। तो यही होता है लिविंग और नॉन लिविंग का नॉर्मल, आपको क्राइटेरिया पता चल गया है ना। अब साइंटिफिक क्राइटेरिया क्या है उस पर घुसते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना बायो, बायो पढ़ रहे हैं। बायो में पढ़ा क्या जाता है, देखो ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी सब्जेक्ट समझो क्या है। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब टू स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, है ना। हम किसी भी बॉटल को, किसी भी कांच की बॉटल को, पेपर को, पेन को, ये नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर, हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्राइटेरिया, साइंटिफिक क्राइटेरिया का होना बहुत जरूरी है हमारे पास में, ताकि हम किसी भी, क्योंकि साइंस पढ़ते तो कारण तो चाहिए ना, तो कारण हमारे पास में ये है कि दो फीचर्स होते हैं, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अच्छा डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा डिफाइन कर दो मैम कि ये है क्या। देखो जी, मैं नॉन लिविंग और लिविंग को से दोनों को ना सेपरेट करूंगी इन दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पे, इन दोनों फीचर्स के बेसिस पे। तो जब मैं बोलूंगी कि ये डिफाइनिंग फीचर है, तो मैं क्या कैसे पहचानूंगी कि वो डिफाइनिंग है या वो कैरेक्टरिस्टिक है? तो उस डिफाइनिंग फीचर होने की सिर्फ दो चीजें मिलेंगी आपको। एक होगा कि डिफाइनिंग फीचर हमेशा और हमेशा कहां पर मिलेगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बायो में जब भी ऑल वर्ड आता है ना, तो ये ध्यान से समझिएगा, ऑल वर्ड हर कहीं पर भी नहीं आता है। बहुत लकी स्टेटमेंट्स होते हैं जहां ऑल आता है, मोस्ट ऑफ द जगह पे ऑलमोस्ट आता है। ऑलमोस्ट और ऑल में डिफरेंस होता है। जब आप ऑलमोस्ट बोलते हो दैट मीन्स कि वहां कोई एक्सेप्शन है, और जब आप ऑल बोलते हो दैट मीन्स कि सभी जगह यूनिवर्सली वो चलता ही चलता है, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या बोल रही हो? अंग्रेजी बहुत झाड़ रही हो क्या मैडम? नहीं, अंग्रेजी नहीं झाड़ रही। अब हिंदी बोल दूंगी तो वैसे तुम्हारे समझ नहीं आएगा, सिर के ऊपर से निकल जाएगा अपवाद हिंदी मतलब। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि मान लो, बस एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 के 100 आज वैलेंटाइन डे है मान लेते हैं, ऐसा ख्याली पुलाव ले लेते हैं, 11वीं में आए हैं, वैलेंटाइन वैलेंटाइन तो बनाएंगे ना। तो मान लेते हैं क्लास में सभी लोग रेड कलर की ड्रेस पहन के आए हैं। ठीक, अब वो एक कोई बच्चा है जो रेड की बजाय कोई और कलर पहन के आ गया, और वो मोस्टली बच्चा होता है टॉपर, क्योंकि उसको वैलेंटाइन वैलेंटाइन नहीं बनाना होता। तो वो रेड नहीं पहन के आया, वो ब्लैक पहन के आया। मैं तो ब्लैक डे मनाऊंगा, आज तो ब्लैक डे होता है। आप कैसे हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल सकते हैं? तो ब्लैक डे भी है ना।
तो इसको सेलिब्रेट करते हो। काले कलर के कपड़े पहन के, अब तुम समझो एक नॉर्मल सी बात कि 100 लोगों के बीच में एक अकेला बंदा काले कपड़ों में बैठा है, क्या पहचान नहीं सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं। यही होता है एक्सेप्शन, कि भाई इतने 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 दुनिया में ऑर्गेनिजम्स होंगे, सभी में कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, बीच में कोई ऐसा तो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें वो कॉमन कैरेक्टर नहीं होगा और उसको हटके होगा उसके अंदर। तो जो कुछ हटके होता है ना, उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। देख लो कितना बेसिक से बताया। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारे फीचर्स होंगे। डिफाइनिंग फीचर वो वाले फीचर होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। पल्ले पड़ गई कि पल्ला झाड़ दिया? पड़ गई पल्ले, बहुत बढ़िया बात। डिफाइनिंग में दो ही चीजें होती हैं। डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये दो चीजें होंगी, जब मुझे दो चीजें कहीं पर भी मिल जाएंगी मैं बोल दूंगी ये डिफाइनिंग फीचर है। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो बच गया खुच गया, वो जो भी हमारे पास रह गया अब हम कैरेक्टरिस्टिक में डाल देंगे। अब एक के पास में कोई एक्सेप्शन नहीं तो दूसरे के पास तो होना बनता है ना भाई, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। तो भाई इसमें ना एक्सेप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और साथ में ये ऑल लिविंग में नहीं, ये लिविंग में भी होगा एंड ये नॉन लिविंग में भी होगा। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, अब आपको दो फीचर्स के बारे में तो समझ में आ गई, लेकिन मैडम ये दो फीचर्स हैं कौन से फीचर की बात कर रही हो जिसको हम बाद में आगे चल के बोलेंगे कि तुम डिफाइनिंग हो, तुम कैरेक्टरिस्टिक हो, कैसे, मतलब कौन से फीचर हैं? तो देखिए तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर 4 फीचर्स गिवन है। ठीक है, मैं कराऊंगी तुम्हें 5 फीचर्स, वैसे 5 ही गिवन है लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी सी छुपी रुस्तम है तो तुम्हें बताती नहीं डायरेक्टली कि वो 5 है, लेकिन वो लिख देती चुपके से एकदम से बोल्ड करके लाइन को, और वो चुपके से एनटीए उसमें से क्वेश्चन उठाता है और तुम्हारी नैया पार नहीं लगती उसके अंदर। तुम सोचते हो अरे ये तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो फीचर हमारे पास में बेसिकली 5 तरीके के हैं। तो इसको ना मैं ट्रिक से याद करती हूँ, मेरे को ऐसे याद नहीं रहते, मेरे को ट्रिक से ही रहते हैं भाई, है ना। तो क्या है ना कि GMC2 रे, देखो 2 ऐसे मतलब ऐसे याद कर लो, GMC रे, मैं GMC रे से याद करती हूँ, C को 2 करना है बस आपको, 2 C आएंगे यहाँ पर। ठीक है, GMC रे का क्या मतलब है, हम कैसे याद रखेंगे? देखो तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, अब तुमको क्या कौन सा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज? ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसकी ट्रिक का नाम क्या है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे। कोई पूछे कौन सा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे। कौन सा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे। तो GMC2 रे। ठीक, तो G फॉर क्या होता है? गर्ल नहीं होता, दिमाग के घोड़े और कहीं नहीं चढ़ाते हैं। G का मतलब होता है ग्रोथ। गर्ल वर्ल को छोड़ के फिर ही घुसना प्रिपरेशन में, वरना क्या होगा ना, प्रिपरेशन गड़बड़ा जाएगी। फिर उसके बाद M फॉर मेंटल हेल्थ। खराब हो गई है मुझे पता है, लेकिन यहाँ मेंटल हेल्थ नहीं है M का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। और C का मतलब क्या होगा यहाँ पर? C का मतलब तो मैम कुछ और होता है, हमारे दिमाग में आ रहा है लेकिन हम बोलेंगे नहीं, बोलना भी मत क्योंकि ये जगह नहीं है बोलने की। ठीक है, तो C के 2 वर्ड्स होते हैं हमारे पास। C का मतलब होगा, एक हो गया हमारे पास में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 2C जो होगा हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, क्या बात है मैडम, बहुत ही सही है। R का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, हो गया। GMC2 रे मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन। एक एक करके हम सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इनमें से हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा फीचर डिफाइनिंग है और कौन सा फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो चलिए सबसे पहले ग्रोथ के बारे में ही थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो क्या है, बेसिकली क्या है। अच्छा, ग्रोथ क्या, किसको बोलते हैं हम ग्रोथ? बहुत बार बोलते ना, अरे यार मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही यहाँ पे, मेरा तो हाइट ही नहीं बढ़ी। कभी कभी हाइट नहीं बढ़ती तो बोलते ना ग्रोथ नहीं हुई इसकी तो, या वजन नहीं बढ़ता, ग्रोथ नहीं हुई इसकी तो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना। क्या क्या चीज बढ़ रही है? हमारे बायो में 2 चीजें बढ़ती हैं, या तो क्या होगी, सेल का नंबर बढ़ेगा, है ना, किसी चीज का नंबर बढ़ा दो ग्रोथ हो जाएगी, या क्या कर दो तुम, सेल का साइज बढ़ा दो, एक सेल है उसका साइज बढ़ा दो। सेल सेल क्यों बोल रही हो मैम, हम तो हाइट की बात करते, वजन की बात कर रहे। अरे बेटा तू बायो पढ़ रहा है, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब टू स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता किससे है? सेल से। तो सेल नहीं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? सेल ही तो है बेसिक यूनिट, जिसको कर करके मैंने पूरा जोड़ जोड़ के पूरा एक बॉडी बना दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है सेल के बारे में ही बोलूंगी ना, थोड़े ना मैं कुछ और बोलूंगी। तो सेल का नंबर इंक्रीज होना ग्रोथ, सेल साइज इंक्रीज होना। तो अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है,
सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, मैं बोल दूंगी ग्रोथ हो रही है। तो अच्छा मैम ठीक है, समझ में आया ग्रोथ क्या होती है। अब आप ये बताइए कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए अपन मिलकर ही डिसाइड करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है ये, मिलकर डिसाइड करते हैं। हमारे पास में क्राइटेरिया है कि भाई डिफाइनिंग कौन होगा और कैरेक्टरिस्टिक कौन होगा। डिफाइनिंग वो वाले फीचर्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग में होते हैं, उनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ये दो चीजें अगर मिल जाएंगी तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग। अगर ये दो चीजें एब्सेंट होगी तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। बड़ा इजी है, चलो समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए ग्रोथ जो होती है ना, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, खुद की बात करो तुम, आज से कुछ सालों पहले 17 18 19 20 जितने भी साल के तुम हो, उतने सालों पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो इतने से थे, इतने से, एकदम इतने से, है ना, इससे भी छोटे हो गए तुम तो इतने से होते, है ना। अब और इससे भी बहुत छोटे थे, 9 महीने पहले जब तुम्हारा बर्थ नहीं हुआ था, बिल्कुल एक जाइगोट थी, छोटी सी सेल थी तुम, ठीक है। उससे फिर मिलकर तुम पूरा बड़ा एक बेबी बना, फिर वो बाहर डिलीवर हुआ, फिर इतने साल बीते, अब तुम देखो अपनी बॉडी को विशाल भीम काय एकदम बन चुके हो अजीब तरीके के ठीक है, तो इसको ग्रोथ नहीं कहते तो क्या कहते हैं, कैसे हुई ग्रोथ। पहले तो एक छोटी सी सेल थे ना, वो सेल बार बार डिवाइड होती गई, सेल ने नंबर इंक्रीज कर लिया, हो गई तुम्हारी ग्रोथ, हो गई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कुछ इस तरीके की ग्रोथ होती है, हमने देख रखी है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। यस, कैसे नहीं होती। अच्छा आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात बता रहे हो, होती है ग्रोथ, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। तो एक क्राइटेरिया तो हो रहा है हमारा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है। चलिए बात करते हैं। पहले अपन ये देख लें कि भाई ये नॉन लिविंग में एब्सेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं ना, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉन लिविंग में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ लिविंग में मिलेंगे। नॉन लिविंग में डिफाइनिंग फीचर होता ही नहीं है। तो ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं होती, कैसे नहीं होती। जिस भी कॉलोनी में, जिस भी एरिया में तुम रहते हो, एक काम करना, आज कचरा डालना शुरू करना। अब कचरा डालना एक जगह पे शुरू करना, कॉलोनी के सारे लोग कचरा डालना शुरू करेंगे, और कचरे वाली गाड़ी आज नहीं आई, कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई, तरसों भी नहीं आई, एक हफ्ते तक लगातार नहीं आई। अब सोचो वो कचरे का ढेर बढ़ता 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 बिल्कुल पहाड़ बन जाएगा। क्या उस कचरे के ढेर का साइज नहीं इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ। तो अगर किसी चीज का साइज इंक्रीज हो रहा है तो मैं मना तो नहीं कर सकती कि हाँ ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ तो हो रही है। तो मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लिविंग में भी ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब एक तो हमें आइडिया क्लियर हो गया कि भाई ये फीचर ना नॉन लिविंग में भी है। ये तो धोखेबाज हो गया, ये तो नॉन लिविंग में भी, एक्सक्लूसिवली लिविंग में नहीं है। दैट मीन्स कि ये वाला फीचर डिफाइनिंग तो कतई नहीं हो सकता। तो हम रिजल्ट पे तो आ गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते क्योंकि एनसीईआरटी इतनी जल्दी आसानी से थोड़ी ना छोड़ देगी। लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं ना, इनमें ग्रोथ किस तरीके की होती है। देखो लिविंग की बात करें तो ग्रोथ हमारी अंदर से होती है, अंदर से मैम, अंदर से कैसे, सेल अंदर होती है ना बॉडी के अंदर, बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तुमको दिख रही है बाहर नहीं। क्या तुम्हारी स्किन के ऊपर सेल्स तुम्हें डिवाइड होती हुई दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। तो हमारी ग्रोथ अंदर से होती है, बॉडी के अंदर से बढ़ रहे हैं। नॉन लिविंग में ये कचरे का ढेर कैसे बढ़ रहा था, क्या इसके अंदर कुछ था, नहीं, इसके ऊपर तुमने लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ाते गए तो बढ़ता गया। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ जो ग्रोथ हुई है ना, वो इंट्रिंसिक नहीं हुई, अंदर से नहीं हुई। ये वाली ग्रोथ जो हुई है ना, वो हुई है बाहर से, सिर्फ सुपरफिशियली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हुई है। समझ पा रहे हो। तो ऐसी ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हमारे लिविंग, चलो हमें ये तो समझ में आ गई कि नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है मैम कि ये ना यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये ना मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बिल्कुल सही पढ़ रखा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है और वो एक ही सेल सारे काम करती है, वही डाइजेशन कर रही है, वही खाना पीना सब कुछ वही चल रहा है, मतलब रेस्पिरेशन भी वही करेगी, सब काम वही कर रही है। एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रही है। लेकिन हमारी बॉडी देखो करोड़ों सेल है, हर सेल का अपना अपना काम दिया हुआ है ना, बिल्कुल लेबर का बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे अंदर क्या होगा, मल्टी सेलुलर है हम, है ना। और यूनिसेलुलर की जब मैं बात करूं और मैं अमीबा को छोड़ दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रू बायोलॉजी स्टूडेंट वही है जो अमीबा को दिल से याद रखता है
है ना। तो अमीबा तो है यूनिसेल्युलर, जब भी मैं यूनिसेल्युलर की बात करूंगी अमीबा की बात जरूर करूंगी। मल्टी सेल्युलर में तो ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर है, चाहे प्लांट को देख लो, एनिमल को देख लो, चाहे फंगी को देख लो, किसी को भी देख लो, जनरली सभी मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो अभी यूनिसेल्युलर की बात करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज गौर करी कभी कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें एक खास बात होती है कि आपने ना छोटी क्लासेस में ये देखा होगा कि ये मान लेते हैं ये अमीबा है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करता है ना, खुद को डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। डिवाइड कर दिया, 1 से 2 बन गया, अब नंबर इंक्रीज हो गया, बधाइयां, एक और इसका बच्चा हो गया। तो अभी क्या क्या ये रिप्रोडक्शन काउंट होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई मैम, ये तो रिप्रोडक्शन ही काउंट होगा ना, क्योंकि इसने 1 से 2 बना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, तो रिप्रोडक्शन हो गया कि एक ही पेरेंट ने अपनी कॉपी बना दी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये रिप्रोडक्शन है? हाँ जी बोल सकते हैं। तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, पहले 1 था अब 2 हो गई है? ऑब्वियसली ये रिप्रोडक्शन भी है और नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होती है तो इसको तो हम अभी ग्रोथ बोल रहे थे ना, तो अभी रिप्रोडक्शन पे कैसे आ गए? रिप्रोडक्शन तो हमारा एक अलग फीचर था, जीएमसी रे के अंदर रिप्रोडक्शन तो अलग फीचर था ग्रोथ से। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को मर्ज कर रहे हो क्या मैम आप? मैं नहीं कर रही, ये तो हमेशा से होता आया है, और जो होता आया है ना वो तो होता ही रहता है हमेशा, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन और सेल का जब नंबर इंक्रीज होता है मतलब ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरह ही होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, नॉट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर की बात नहीं कर रही हूं। तो यूनिसेलुलर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, आर सिनोनिम्स। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि इंक्लूसिव का मतलब भाई एक साथ साथ प्रोसेस होती है। आप इनमें से दोनों में से ही पता नहीं लगा सकते कि ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, दोनों सेम ही प्रोसेस है, एक साथ हो रही है या दोनों सेम ही है, आप ऐसा बोल दो तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माने कि हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, तो हमारे अंदर ग्रोथ अलग होती है। कैसे कि भाई हमारे पैदा होने से लेकर हमारी एक पर्टिकुलर एज होती तब तक हम ग्रो करेंगे, उसके बाद में हमारी ग्रोथ नहीं होती, चाहे तुम कितना ही कॉम्प्लेन पी लो। तो 18 19 20 साल तक अपन मैक्सिमम मानते हैं कि भाई वहां तक ग्रोथ होती है, उसके बाद हाइट वाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, वजन बढ़ सकता है, हाइट नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो हाइट के ऊपर बात करें तो ये ग्रोथ नहीं होती हमारी। तो हमारी एक ग्रोथ पर्टिकुलर एज लिमिट तक हो रही है। तो हमारी ग्रोथ होने के बाद अब क्या होगा, हम रिप्रोड्यूस करेंगे 20 साल की उम्र के बाद। जब तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तभी तो रिप्रोड्यूस करोगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 साल के बाद जब तुम्हारी शादी हो रही होगी तभी तुम रिप्रोड्यूस कर रहे होगे। तो और रिप्रोडक्शन का कंप्लीट फेज और ग्रोथ का कंप्लीट फेज प्रोसेस ही अलग है। तो हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली होते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया भाई दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो नॉन लिविंग के अंदर होता है, और लिविंग के अंदर कुछ इस तरीके से इंक्लूसिव, सॉरी नॉन लिविंग में नहीं, मल्टी सेलुलर के अंदर होता है, और यूनिसेलुलर में इंक्लूसिव प्रोसेस होती है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको AR भी बन सकता है, असर्शन रीजन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वहां पर चुपचाप जाके सीधा ऐसे स्टार मार्क टिक करो, AR लगाओ, असर्शन रीजन। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसका मतलब ये होता है भाई पहला स्टेटमेंट दिया होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। रीजन दिया होगा कि भाई ये जो होते हैं ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है आपका। इसके बाद में अपन बात करें कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में तो हमें बात नहीं करनी कि ग्रोथ कैसे हो रही है, हमको तो बात करनी कि भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस किस तरीके की होती है। यानी प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है। तो आप हमें ये बता दीजिए मैम कि ये प्लांट में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और ये एनिमल में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है।
भाई देखो, तुमने देखा है कि एक बीज बोओगे तो पेड़ बनेगा, पेड़ जो बनता है वो बनता ही जाता है, बड़ा होता जाता है, होता जाता है, बढ़िया तुम उसको खाद दोगे, सनलाइट दोगे, पानी दोगे, सब कुछ दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो अंकुरित होगा बीज और उसके बाद बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो वो भी प्लांट जो होता है उसमें ग्रोथ अनडिफाइनाइट होती है अपनी, इनडिफाइनाइट बोल सकते हो या अनलिमिटेड बोल सकते हो। तो ठीक है, तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनडिफाइनाइट हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो भाई हमारी ग्रोथ हमारी तो एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, और वो ग्रोथ जो होती है ना वो कोई भी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, हमारी ग्रोथ लिमिटेड होती है। हमें पता है कि भाई इतना ही ग्रो करेंगे, इसके बाद में ग्रोथ नहीं करेंगे, लिमिटेड या डिफाइनाइट ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो प्लांट होते हैं ये अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो होगा इसकी वजह से अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। तो इनमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है, एक ऐसा जादुई टिश्यू या एक ऐसी जादुई सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कभी भी डिवीजन करना बंद नहीं करेंगी, एक बार चालू होंगी तो जो धड़ाधड़ ये डिवीजन करती जाएंगी, बस रुकेंगी ही नहीं। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी गिवन है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला, वो पढ़ेंगे अपन। लेकिन अभी बात करिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो वाले टिश्यूज होते हैं जिन वो हमेशा डिवीजन करते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, और डिवीजन करते रहेंगे, सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अनलिमिटेड ग्रोथ होती जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये काम हो जाता है। अब हम बात करते हैं भाई कि इसका रिजल्ट निकालते हैं कि ये कैसा फीचर है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये जो है रिजल्ट क्या निकल सकता है हमारा ग्रोथ का, कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है भाई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, अनडिफाइनिंग है, या आप बोल सकते हैं ग्रोथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अनडिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी मिलता है, तो यही क्राइटेरिया इसका खत्म हो जाता है, इस है ना इसका मिलने का। ठीक है, डिफाइनिंग बनने का। आगे बात करते हैं अपन दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं। दूसरा फीचर कौन सा था, मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ये वो सारी होने वाली रिएक्शन है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर चल रही हैं। जो एक तुम्हारी सेल को मैं निकाल के देखूं तो कुछ हमारी सेल में कुछ ना कुछ चीजें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, उन्हीं को ही अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो पता है। तो ये सेल में होने वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं, सभी रिएक्शन आप बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हो रही है सभी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, मैंने कहा ना कभी कुछ चीजें बनती रहती हैं, कभी कुछ चीजें टूटती रहती हैं, तो ये रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की बात करेंगे तो कुछ चीजें जब बनती है ना, चीजों का सिंथेसिस होता है, तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, और जब टूटती हैं कट 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 कट, ऐसे याद कर लो कैटाबॉलिज्म, कतरा कतरा हो जाता है बिल्कुल, तो वो टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब चीजों का ब्रेक डाउन होता है ना तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये मेटाबॉलिज्म। लेकिन ये रिएक्शन हमारी सेल में ही चलती है, और जब ये सेल में चलती है ना तभी हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन मैं सेल के बाहर भी चला सकती हूँ, पता है। सेल के बाहर मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं केमिस्ट्री लैब में चली जाऊं और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मैं अगर ये रिएक्शन चलाने लगूं, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल तो होंगी, लेकिन ये रिएक्शन ना लिविंग बीइंग में नहीं हो रही हैं, इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इनको हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलेंगे, बट मेटाबॉलिक नहीं बोलेंगे। क्यों, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होती हैं जो तुम्हारी सेल के अंदर चल रही हैं, और ये कहाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं सेल फ्री सिस्टम के अंदर। सेल के अंदर नहीं है, सेल फ्री सिस्टम में है, बाहर टेस्ट ट्यूब में है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो इनको हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं भाई ये लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि ये सेम रिएक्शन हम चला रहे हैं जो हमारी सेल में चल रही है, और सेल में चल रही है इसलिए हम उसको लिविंग रिएक्शन बोल रहे हैं, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। हम इनको लिविंग इसलिए बोल रहे हैं, सेल में चल रही थी। तो ये सेम रिएक्शन अगर मैं बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में करवाती हूँ तो मैं बोलूंगी लिविंग रिएक्शन तो है ये, लेकिन ये लिविंग थिंग में नहीं हो रही है। ये जो सिस्टम है ना सेल फ्री सिस्टम, ये सेल फ्री है, ये लिविंग सिस्टम नहीं है, तो ये लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग सिस्टम नहीं है। तो आपको पता है कि ये नॉन लिविंग में तो ये प्रोसेस नहीं होती, मतलब नॉन लिविंग है। देखिए बाहर सेल फ्री सिस्टम क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में जो चीजें हो रही हैं, क्या मैं उसको, इन रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रही हूँ क्या, नहीं ना। तो अगर मैं नॉन लिविंग को मेटाबॉलिज्म नहीं बोल रही हूँ, नॉन लिविंग को मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर नहीं बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं क्या करूंगी, नॉन लिविंग मेरी मेटाबॉलिक रिएक्शन
नहीं शो करती हैं, सिर्फ लिविंग ही शो कर रही होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई एक मेरा क्राइटेरिया तो फिक्स हो गया डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखने का, कि डिफाइनिंग फीचर वही होते हैं जो नॉन लिविंग शो नहीं करते हैं, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो एक क्राइटेरिया तो फिक्स हो गया कि नॉन लिविंग तो शो नहीं करता है। तो मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो यहाँ पर ये लिविंग यहाँ पर शो करते हैं, नॉन लिविंग यहाँ पर शो नहीं करते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर का एक क्राइटेरिया तो आ गया, लेकिन क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? जी नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और जब एक्सेप्शन ना हो तो कैसा फीचर, कैसा फीचर? डिफाइनिंग फीचर। ऑब्वियस ही बात है ना, जब कोई एक्सेप्शन नहीं तो डिफाइनिंग फीचर हो गया, है ना। दोनों क्राइटेरिया आ गए कि ये लिविंग में भी होता है, ऑल लिविंग में होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो डिफाइनिंग फीचर यहाँ हो जाता है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म के साथ में ही एनसीईआरटी ना इस पैराग्राफ को जब खत्म करती है तो एक बोल्ड लाइन में एक चीज लिख रखी है एनसीईआरटी ने कि भाई जो हमारी लिविंग रिएक्शंस होती हैं ये सारी की सारी सेल के अंदर हो रही हैं। तो सेल के अंदर इसलिए हो रही हैं तो हमारा जो तीसरा फीचर है ना वो क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये तीसरा फीचर हमारा चल रहा है, यानी कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर होती हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में सेल होती है। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट नॉन लिविंग के पास में कोई सेल नहीं होती। और अगर नॉन लिविंग के पास में कोई सेल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं। और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होती है, ऑब्वियस सी बात है सेल होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, बीच का कोई है, वो सेल नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सा प्राणी है, ठीक है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी समझ में आ गया कि भाई ये लिविंग में है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका, तो ये भी क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर होता है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग निकला, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग निकला, ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं निकला। चौथा फीचर हमारा था कॉन्शियसनेस। जीएमसी2 रे, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस वो होता है भाई, मैं अगर तुम्हें एक आंखें चापट लगाऊं एकदम बढ़िया वाला, तो तुम्हें ना तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम मेरे पीछे भागोगे मुझे फिर से मारने के लिए। तो मैंने क्या किया, जब तुम्हें झापड़ मारा या तुम्हें मारा ना एक थप्पड़, तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हें स्टीमुलाई दिया मैंने। हालांकि मैं करूंगी नहीं, ऐसा टेंशन मत लो, मैं स्टीमुलाई दे रही हूँ तुम्हें। बाहर से कोई ऐसे एकदम ऐसे तुम्हें पिन चुभोता है तो तुम्हें बाहर से बताया जा रहा है कि भाई तुम्हें पिन चुभो रहे हैं, तो तुम ना अब रिस्पॉन्ड करो। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें कोई पिन चुभेगा, थप्पड़ मारेगा तो तुम जोर से चिल्लाओगे, भागोगे, उसको फिर से मारोगे, तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है वो जो स्टिमुलाई हमें बाहर से एनवायरमेंट से मिला है। एनवायरमेंट से कोई भी स्टिमुलाई मिल सकता है, हो सकता है तुम्हें बाहर बहुत गर्मी लग रही हो, एनवायरमेंट का दिया हुआ स्टिमुलाई है। बहुत ठंडी लग रही हो, स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई के प्रति तुम रिस्पॉन्ड करते हो। गर्मी लगेगी कमरे में आके एसी चला लोगे, सर्दी लगेगी हीटर चला लोगे, कंबल ओढ़ लोगे, यही तो करोगे। स्टिमुलाई के प्रति तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया। ये रिस्पॉन्ड करना क्या ये पेन कर सकता है? नहीं। क्या कोई फोन कर सकता है? नहीं। क्या टेबल कर सकती है? कभी भी नहीं। क्या मेरा लैपटॉप कर सकता है? कभी भी नहीं। तो नॉन लिविंग तो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, चाहे तुम इसे ठंडी में रख दो, गर्मी में रख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस होता है ना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और ये नॉन लिविंग में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि जो कॉन्शियसनेस होता है ये ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, कहीं पर भी ये नॉन लिविंग में नहीं होगा। और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। और अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, विदाउट एक्सेप्शन है, तो कैसा फीचर? डिफाइनिंग। अरे मैडम, ग्रोथ के बाद में मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सभी के सभी डिफाइनिंग है। बिल्कुल डिफाइनिंग है, ये भी डिफाइनिंग आपका फीचर होता है। लेकिन ना आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आपके पास में ना जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास एक बहुत ही प्यारा फीचर होता है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इसका मतलब क्या होता है? खुद से खुद को पहचाना। भाई मेरे को पता है कि आज मैं नहाई नहीं, या मैंने नेल कट नहीं कर रखे हैं, या मुझे ऐसा लगता है भैया मुझे तो पार्टी में जाना है, मुझे बढ़िया तैयार होके जाना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं तैयार होके जाऊंगी, बढ़िया ड्रेसअप होके जाऊंगी, मुझे सुंदर लगना है, मेकअप करना है, सब कुछ मुझे पता है, मुझे अपने बारे में पता है। लेकिन क्या डॉग जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है खुद भी, क्या उसमें ये सेल्फ अवेयरनेस है? क्या उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है? अगर उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती तो खुद से नहीं नहा लेता,
हमें थोड़ा ना नहलाने की जरूरत होती, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, उसमें कॉन्शियसनेस है। देखिए, दो डिफरेंट वर्ड है। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे कोई भी लिविंग हो, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी में नहीं होता। वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हमारे अंदर है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिफाइनिंग तो नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग, बट नॉर्मल कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग। तो ये कैसा फीचर हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, सभी में नहीं होता है। इसके अलावा ना आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो आपका कोमा पेशेंट होता है, एक इंसान है जो कोमा में आ चुका है। अब कोमा में आया इंसान, उसको तो क्या ही पता होगा भाई उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको थोड़ी ना पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कोई अवेयरनेस नहीं है। कोमा में आया हुआ इंसान, उसकी बॉडी में क्या वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उसकी खुद की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है? नहीं करती। लेकिन क्या वो मर गया है? नहीं, वो जिंदा लाश है। जिंदा लाश है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो अपना हाथ पैर उठा के तुम्हें झापड़ नहीं मार सकता। उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम्हें देखा होगा तुमने कि भाई मतलब जो कोमा में आया वो पेशेंट होता है, हम उसको क्या देते हैं? ड्रिप चढ़ाते हैं, ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो हम न्यूट्रिशन के फॉर्म में ग्लूकोज देते हैं उसको ड्रिप के फॉर्मेट में। क्या उसका ग्लूकोज सेल उसकी यूज नहीं कर रही है? सेल यूज कर रही है, तभी तो वो जिंदा है, वरना तो मर जाता। तो उसकी सेल्स तो एक्टिव हैं, बॉडी सेल्स उसकी बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रही हैं। लेकिन कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? उसकी खुद की बॉडी। कंप्लीट बॉडी इज अनकॉन्शियस है, लेकिन उसकी बॉडी सेल्स आर कॉन्शियस, वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये अपना हो गया ये फीचर, चौथा फीचर। अब लास्ट फीचर अपने पास में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपना लास्ट फीचर आ जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, वापस से पैदा करना। सोचो, तुम्हारे दादा आए थे, तो अगर तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा को पैदा नहीं किया होता, तुम्हारे पापा ने तुमको पैदा नहीं किया होता, तुम अपने आने वाले बच्चों को पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हारे खानदान का तो एकदम कट हो जाता ना, कि किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई जो है तुम कौन है तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा, उनको कौन पहचानता। लेकिन आज तुम्हारे दादा परदादा को लोग पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ऐसे पहचानते हैं कि अच्छा उनकी पोते हो, उनकी पोती हो तुम, तो उनसे ऐसे पहचान रहे। अगर मान लो वो पैदा हुए, वो अपना एज लिमिट कंप्लीट करा और स्वर्ग से धार गए, उसके बाद तुम्हें पैदा नहीं करा, तो ऑब्वियस सी बात है खानदान का ही नाम वहीं पर ही दब गया कि भाई ठीक है, अब तो कोई जानता ही नहीं है, वो इंसान पैदा हुआ, खत्म हो गया, बस ठीक है। उसकी पीढ़ी को आगे चलाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए पीढ़ी आगे चलाने के लिए या हमारी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, कि भाई दुनिया में धरती पे जब पहला इंसान आया था, अगर मान लो उस इंसान ने कभी अपना रिप्रोडक्शन नहीं किया होता और नए इंसान नहीं बनाए होते, और वो इंसान तो भाई हर इंसान के पास एज लिमिट है, वो तो मर गया होता, पैदा हुआ और मर गया। कौन याद रख रहा था कि इंसान नाम की भी कोई चीज होती है? इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसने एक से आगे और रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे इंसान बनाए, और जब उसकी एज लिमिट खत्म हुई वो मर गया, लेकिन उसके आगे तो और है ना जिंदा, वो तो इंसान है। तो दुनिया में पता है सबको भाई इंसान नाम की कोई चीज होती है, एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ। तो रिप्रोडक्शन का मकसद यही है कि एक एग्जिस्टेंस को बनाए रखना, किसी भी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। ये स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सारे इंसान इस दुनिया के सभी ह्यूमन को लाकर मैं एक ग्रुप में रख दूं, तो वो एक स्पीसीज है, कंप्लीट स्पीसीज की ह्यूमन की एक स्पीसीज है। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम होने चाहिए, सेम फीचर्स, सब में 2 आंखें 2 कान ये सब होना चाहिए, मतलब सेम फीचर्स है, अंदर से बाहर से बिल्कुल, है ना। तो सेम फीचर्स वाले सेम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक स्पीसीज बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये सभी क्योंकि सेम है तो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटर ब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी स्पीसीज जैसे डॉग की बात करूं, तो डॉग के जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सभी आपस में सेम दिखते हैं, लेकिन डॉग की स्पीसीज ह्यूमन की स्पीसीज से अलग होगी। ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, ये आपस में इंटरब्रीड कभी भी नहीं कर सकती। क्या आपने कभी देखा है डॉग और ह्यूमन को इंटरब्रीड करते हुए? कोई हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा क्लोजली स्पीसीज होती है ना, वो आपस में जरूर इंटरब्रीड कर सकती हैं। जैसे कि घोड़ा और गधा, कभी देखा होगा आपने, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। वो क्लोजली रिलेटेड का मतलब है कि थोड़े ऑलमोस्ट सेम से ही लगते हैं, वो ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता कि वो इंटरब्रीड ही ना कर पाए, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं।
घोड़ा और गधा इंटरप्रेट करके खच्चर बना देते हैं, म्यूल बना देते हैं, जो कि बांझ होती, पैदा ही नहीं कर सकती बच्चे। तो हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि सेम स्पीसीज वाले ही आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज वाले आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो स्पीसीज की बात समझ में आ गई। और रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पीसीज के कॉन्टिन्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने तो छोटी क्लासेस में कुछ और ही पढ़ रखा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो बिल्कुल सही पढ़ रखा, गलत क्या है इसमें। ए सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बायो में कहीं पर भी आपको ए दिखाई दे, ए का मतलब होता है एब्सेंट। कौन, सेक्सेस एब्सेंट है। सेक्सेस कौन, जेंडर, मेल और फीमेल, मतलब दो पार्टनर्स एब्सेंट होंगे। और यहाँ क्या है, सेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्टनर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ ना आपके यूनिपेरेंटल ये होता है, आपको खुद को छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं भाई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होता है जिसमें एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और वो डिवाइड करके क्या करता है, अपनी कॉपीज बना देता है, बिल्कुल कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। उन कॉपीज को क्लोन कहते हैं अपन, ठीक है, CLONE, क्लोन। ये यूनिपेरेंटल होता है। और ऑब्वियसली बात है, इसमें बदलाव नहीं आते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बदलाव कैसे आएगा, जब एक ऑर्गेनिज्म था उसी ने अपनी कॉपी बना दी, तो कॉपी बनाई है, बदलाव कैसे आया, चेंज तो नहीं आया, कॉपी तो बनाई है। तो वेरिएशन यहाँ पर नहीं आता, सॉरी नहीं आता, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे ये बाई पेरेंटल होता है, दो पेरेंट आएंगे, दोनों अपना 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तो ऑब्वियसली बात है तीसरा बच्चा आएगा उसमें तो दोनों की मिलावट आएगी ना, तो ऑब्वियसली बात है बदलाव आएंगे। तो यहाँ ना वेरिएशन आएंगे, और वहां ए सेक्शन में कभी भी वेरिएशन नहीं आएंगे। ए सेक्शन में क्योंकि एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, कोई गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ गैमीट बनते हैं, यहाँ गैमीट बनते हैं जो फ्यूज होंगे आपस में और जाके अपना फ्यूजन करके जाइगोट बना देंगे। अब आपकी एनसीईआरटी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही बढ़िया से बखान करती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर तो इसने पूरा एक चैप्टर दे रखा है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छोटा मोटा बखान ये यहाँ पर कर देती है। चलो कर लेते हैं बखान। देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट होगा, अब वो पेरेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो किसी स्पोर की फॉर्म में हो सकता है वो एक पेरेंट की बॉडी हो, उस बॉडी से एक टुकड़ा टूट के अलग हो जाए और वो एक नई बॉडी बना दे, है ना, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है एक पेरेंट की बॉडी के साइड में से एक बड कली निकल जाए, वो कली जो है बड़ी हो जाए और नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, हो सकता है। क्लोन बनेगा, कॉपी बनेगी। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर भी इंक्लूड होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, और इसके अलावा देखो फंस गया यहाँ पे, आ ही नहीं रहा, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रीजेनरेशन भी हो सकता है, और इसके अंदर बडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अभी स्पोर जो होते हैं ना, वो किस किस में बनते हैं, आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, एल्गी के अंदर बनते हैं और फंगी के अंदर बनते हैं। तो ये एल्गी और फंगी जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ना, हालांकि ये सेक्सुअल भी करती है, बट एसेक्सुअल जब करती है ना, तो ये अपना छोटा सा एक स्पोर ले जाके देंगी, और ये स्पोर जो है ना, यही क्या करेगा, इनकी बॉडी बना देगा, कंप्लीट बॉडी। तो एक स्पोर से इनकी पूरी बॉडी बन गई, हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ दो पेरेंट आए, नहीं आए, तो एक स्पोर कंप्लीट बॉडी बना दे रहा है, हो जा रहा है काम, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडित हो जाना, फ्रेगमेंट बन जाना। तो अगर ये बॉडी है एक ऑर्गेनिज्म की, इस बॉडी के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, तो ये जो टुकड़ा होता है ना, मान लो ये टुकड़ा मैंने अलग कर दिया एकदम से, अब ये टुकड़ा कहेगा मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही दुनिया का महाराज हूँ, मतलब मैं ही एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। इसको कोई अपने पूरे पूरे पेरेंट बॉडी की याद नहीं आती। इसको ना बहुत ही निर्लज है बच्चों, ये इनको बिल्कुल याद नहीं रहती। इसको ये रहता है मैं अकेला टुकड़ा, मैं अपनी पूरी बॉडी बना सकता हूँ। तो ये अकेला टुकड़ा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एक फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से थोड़ा अलग है। कैसे अलग होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि भाई मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ना कट गया, ये नीचे वाला टुकड़ा मैंने काट के फेंक दिया। अब ये नीचे वाला टुकड़ा ना बहुत याद में, तेरी याद 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 में, याद 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 में तड़पे जिया, है ना, ओ बावरिया। अरे मैडम कौन से गानों वाले ख्याल में चली गई, मुझे पता नहीं क्या कर गया, मैं क्या करूँ, अभी बोलना पड़ गया। तो ये जो टुकड़ा होता है ना, ये कहता है कि भाई मेरे को बहुत याद आ रही है अपने ऊपर वाले टुकड़े की। तो क्या करता है ये ना रीजनरेट करने की कोशिश करता है। ये कहता है तुम चले गए तो क्या, हमें छोड़ दिया तो क्या, हम तुम्हारे जैसा फिर से बना लेंगे, तुम्हें फिर से बना लेंगे। तो ये फिर से बना लेता है, ये नया लॉस्ट पार्ट जो होता है इसका, ये नए लॉस्ट पार्ट को फिर से रीजनरेट कर देता है।
तो रीजनरेशन का मतलब समझ में आया ना, ये अपने आप को नहीं महान समझ रहा कि मैं ही दुनिया का बादशाह हूँ, जैसे फ्रेगमेंटेशन में उस फ्रेगमेंट ने समझा था, नए फ्रेगमेंट ने, भाई मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, मतलब मैं ही एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। ये अपने आप को वैसा नहीं समझता, ये कहता है कि भाई मेरे पुराने खोए हुए साथी को भी लेकर आओ, मैं उसको फिर से रीजनरेट करना चाहता हूँ, तो ये लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने का काम करता है। बडिंग का मतलब क्या होता है ना, कि ये मान लेते हैं एक बॉडी है जो है हाइड्रा की बॉडी, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। ये हाइड्रा जो होता है ना, इसकी साइड से ना एक छोटी सी बड निकलती है, ये बड धीरे 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 बड़ी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और इससे एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। अब ये हाइड्रा जब इसकी उम्र आ जाती है ना, तब ये निकल जाता है, इसे कट लेता है और अलग हो जाता है। तो ये कहता है कि भाई हम एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या हुआ, यहाँ से छोटी सी कली निकली, बड निकली, और यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल गई, होती है बडिंग। अब इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जो स्पोर होता है, स्पोर वाले का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दिया है, क्या, एल्गी एंड फंगी। जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है ना, फ्रेगमेंटेशन हमेशा और हमेशा कहाँ होगा, ध्यान रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ये होता है हमेशा मल्टी सेल्युलर के अंदर, कभी भी यूनिसेलुलर में देखने को नहीं मिलेगा। मल्टी सेल्युलर में हमेशा आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। कहाँ एग्जाम्पल होते हैं इसके, फंगी, फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी कौन सी होती है, ऐसी एल्गी जो धागे नुमा है, इसमें धागा है, फिलामेंट है ना। फिलामेंटस एल्गी हमेशा मल्टी सेल्युलर होती है। और इसके अलावा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। मॉस क्या होता है, अरे इतनी टेंशन क्यों लेते हो, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 3, वहां पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट में एक इसका मेंबर आएगा, ब्रायोफाइट का मॉस। मॉस जो होते हैं ना, इनके अंदर एक इनकी लाइफ स्टेज में ना प्रोटोनिमा होता है। प्रोटोनिमा कुछ नहीं है, धागा ही है, फिलामेंट ही है, और कुछ नहीं है। प्रोटोनिमा कोई नई चीज नहीं होती है, फिलामेंट ही होता है। तो फिलामेंट ऑफ मॉस के अंदर, एल्गी के सॉरी फिलामेंटस एल्गी में, फंगी के अंदर, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे रीजनरेशन कहाँ मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिलेगा आपको प्लेनेरिया। नीट का क्वेश्चन, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पर सबसे ज्यादा आपको रीजनरेशन देखने को मिले, सबसे ज्यादा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया। मैक्सिमम रीजनरेशन, मैक्सिमम रीजनरेशन किसमें मिलता है, प्लेनेरिया। कहाँ का प्राणी है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। मैम की क्या होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप इतना से याद रख लेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे लास्ट में बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल क्या, जहां बड बनती है, कहाँ बनती है, हाइड्रा, और कहाँ बनती है, ईस्ट। हो गया, डन, ठीक है। तो रीजनरेशन, बडिंग, ये सब हमने कर लिया। तो मैडम अब इतना तो समझा दिया आपने, अब हमें ये बताइए, कंफ्यूजन पे आइए कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। अरे भैया रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, तुम डिसाइड करो ना, हर बारी मैं क्यों डिसाइड करूं, क्या डिसाइड करूं भाई मैं, क्या है इसका रिजल्ट। अब रिजल्ट ये है कि भाई जो रिप्रोडक्शन है ना, वो वैसे नॉन लिविंग्स में नहीं मिलता भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है कि पेन में छोड़ के जाऊं रात में और सुबह मुझे 1 से 2 मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। पेन में तो नहीं होता, नॉन लिविंग में तो नहीं होता ये। तो एक क्राइटेरिया तो डिफाइनिंग का ये कंप्लीट कर रहा है कि भाई ये नॉन लिविंग में तो नहीं होता। क्या ये ऑल लिविंग में होता है, ये सभी लिविंग में होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। भाई ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो होता है, बट क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, हाँ जी, ये लिविंग में होता जरूर है, बट विथ एक्सेप्शन, नॉट कोई ऐसा चीज नहीं है, हाँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन होता है भाई, हमारी समाज में इतने सारे लोग देख लो जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब वो कैसे हैं, इस चीज का एक्सेप्शन आ गए। इसके साथ में म्यूल जो होता है ना, खच्चर, वो भी नहीं होता, इसका एग्जाम्पल होता है, मतलब एक्सेप्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, एक्सेप्शन है। स्टेराइल वर्कर भी इसका एग्जाम्पल होती है। आपने मधुमक्खी देखी होगी ना, मधुमक्खी में क्वीन मधुमक्खी होती है, एक वर्कर मधुमक्खी होती है। तो ये जो वर्कर बी होती है ना, ये स्टेराइल होती है, और ये स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो ये हो जाता आपका कंप्लीट सारे फीचर्स, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन जो होगा इसका रिजल्ट क्या है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो मैडम हमें एक बार फिर से रिकॉल करा दो कि कौन से डिफाइनिंग थे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे। बिल्कुल, तो देखिए डिफाइनिंग, ये देखो अभी मैं आपको सब समझाने के लिए ऐसे नोट्स बना रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत प्यारे तरीके से ये नोट्स लिख रखे हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, वहां जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना।
डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दो तरीके के फीचर थे। डिफाइनिंग में कौन कौन आया, क्या ग्रोथ आया, जीएमसी रे में याद करो ग्रोथ था नहीं, ग्रोथ क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। एम मेटाबॉलिज्म, ये था डिफाइनिंग, ठीक है। C2, दोनों C2 जो थे वो क्या थे हमारे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या था, डिफाइनिंग था। और इसके साथ साथ में जो कॉन्शियसनेस थी वो भी डिफाइनिंग थी। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग नहीं थी, वो कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग थी। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो आया था GM-C2 रे के अंदर, रिप्रोडक्शन जो था वो कैसा था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब आपको याद रह जाएंगे कौन सा फीचर क्या होता है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। एक टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है जो एनटीए ने अपने नए सिलेबस में दे रखा था, और एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब जो टॉपिक दे रही हूँ वो न्यू एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। दैट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अगेन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए, बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन या वैरायटी आप बोल सकते हो, वैरायटी, खाने में वैरायटी होती ना, वैसे ही क्या होगा हमारा बायोडाइवर्सिटी, जहां पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी होती है। अब आपको जानकारी के लिए बताऊं या हैरानी के लिए बताऊं कि हमारी दुनिया में अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। हाँ जी, मैं स्पीसीज की बात कर रही हूँ, ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, स्पीसीज की बात कर रही हूँ। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और अभी तो और बाकी है डिस्कवर होनी। IUCN का डेटा कहता है हमें ये, तो हमारे पास पता चल गया कि भाई इतनी सारी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। आपको पता है 1.7 से 1.8 मिलियन का मतलब क्या होता है, 17 से 18 लाख स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। ओ माय गॉड, एक स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज में कितने सारे ह्यूमन है, पॉपुलेशन देखो ह्यूमन बीइंग की, भाई इतने सारे ह्यूमन स्पीसीज में जब इतने लोग हो सकते हैं, तो अब 17-18 लाख स्पीसीज में देखो कितने लोग होंगे। एक स्पीसीज में करोड़ों की जनता है। दूसरी स्पीसीज डॉग की देखोगे, डॉग में कोई एक डॉग थोड़ी ना, बहुत सारे डॉग होंगे, तो देखो कितना है। तो ये तो स्पीसीज की बात करी जा रही है। अगर एक स्पीसीज में करोड़ों है तो 17-18 लाख मल्टीप्लाई बाय करोड़ों करो, कितने सारे प्राणी, ओ माय गॉड, बाबा रे बाबा, बहुत ही ज्यादा इसमें है ना। तो अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी को एक साथ पढ़ना तो नामुमकिन सा खेल है। तो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो पड़ेगा। एकदम से तो मुमकिन नहीं बना सकते भाई सारी स्पीसीज को एक साथ पढ़ ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमने जैसे पढ़ा कि भाई एक 17 से 18 लाख तो ऑलरेडी खोजी जा चुकी हैं, लेकिन और भी आनी बाकी हैं, और आएंगी नहीं जो इसमें ऐड होंगी, तो उनको कैसे पढ़ेंगे, उनको कहाँ पे डिफाइन करेंगे, उनको कौन से ग्रुप में रखेंगे। इतने सारे ग्रुप है हमारे पास कि भाई ये तो ह्यूमन बीइंग वाली स्पीसीज का ग्रुप ये डॉग वाला, ये कैट वाला, ये बंदर वाला, ये एलिफेंट वाला, इतने सारे हमारे स्पीसीज के ग्रुप हो गए हैं। कौन सी स्पीसीज के ग्रुप में मैं उस नए और आने वाले ऑर्गेनिज्म को रखूंगी। कि मान लो तुम्हारे पास कोई नया ऑर्गेनिज्म आया, अब तुम्हें किसी ने कहा कि भाई इसको ले जाके मतलब रखो इसको इसकी एक जगह पे, कौन से ग्रुप में रखना है तुम्हें रखो, कैसे पहचानोगे। अब सिंपल सी बात है ना यार, तुम्हारे स्कूल के अंदर 11वीं क्लास में कोई बच्चा आएगा, है ना, तो उसको 11वीं क्लास में रखेंगे, 12वीं क्लास के ग्रुप में रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है 11वीं क्लास में क्यों रखा, 11वीं क्लास में क्योंकि भाई वो भी 11वीं में है, वो भी इस साल 10वीं पास करके आया है, उसने भी तुम्हारा साइंस ले रखा है, PCB है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे बैच में आएगा, वो और कहाँ जाएगा। इससे हमने ग्रुपिंग करी, हमने कुछ कैरेक्टर देखे कि भाई इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो यही हम ग्रुपिंग सीखते हैं इस वाले पूरे चैप्टर में, जिस ग्रुपिंग को नॉर्मल जो हमारी साइंटिफिक भाषा या बायोलॉजी की भाषा होती है इसमें टैक्सोनॉमी कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे रखें, कौन से ग्रुप में रखें, कौन से ग्रुप में रखें, ग्रुप कर देना। जैसे कि आपके पास इतने सारे कपड़े होते हैं, ढेर लगा होता है, ये रेड कलर के कपड़े, ये ब्लैक कलर के कपड़े, ये और ये व्हाइट कलर के कपड़े, भाई कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अब तुम क्या करोगे, रेड वाले को रेड अलग जगह पे, व्हाइट वाले को व्हाइट। अरे मैडम हम थोड़ी ना करेंगे, हम हमसे तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये तुम्हारी मम्मी करती है। अरे तुम्हारी मम्मी करती है, तुम नहीं करते। लेकिन ऐसा ही तो होता है कि हम अलग अलग ऐसे ग्रुप बना के रखते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे, ताकि हमें कभी भी कोई रेड कलर की ड्रेस चाहिए हो तो हमें व्हाइट वाले और ब्लैक वाले में घुसना ना पड़े, हम सिर्फ रेड वाले सेक्शन को ही चेक करें।
राइट। तो हमारे लिए इजी हो जाता है। वैसे ही हम ना यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं कि भाई इतनी सारी जो स्पीसीज है ना, इनकी ग्रुपिंग तो करनी बनती है। इसलिए बेटा जी हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं और उस चीज को हम क्या नाम दे देते हैं, प्यार से बहुत ही प्यार से हम बोल देते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट होता है भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितनी भी स्पीसीज हैं, इन सब का अरेंजमेंट, या आप बोल सकते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बोल दो या अरेंजमेंट बोल दो। अरेंजमेंट ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी हुई हमने वहीं पर इसको रख दिया, नहीं जी। कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी अलमारी सेट करके जाए आज किताबों वाली कि भाई तेरी बायो की किताबें यहाँ है, केमिस्ट्री की यहाँ है, फिजिक्स की यहाँ है। अब तू एक काम करना, सारी बायो की किताबें एक सेक्शन में, केमिस्ट्री में एक, और फिजिक्स की एक जगह पे रखना, इधर उधर उलट पुलट नहीं करनी। ये रूल बना दिया मम्मी ने, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा रूल बन गया। तो अब उस रूल के अकॉर्डिंग तुम अपना अरेंजमेंट कर रहे हो ना, तो यही हमारा अरेंजमेंट स्पीसीज का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चलता है बायो के अंदर। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा अरेंजमेंट उसका, अकॉर्डिंग टू दी रूल। रूल बनाने पड़ेंगे, और रूल हम बना के जब इसका अरेंजमेंट करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या हो जाती है, हमारी टेक्सोनॉमी हो जाती है। तो टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग को भी हम बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। मतलब हम टेक्सोनॉमी में किस चीज से डील कर रहे हैं, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है टेक्सोनॉमी, जहां पर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड विथ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग, इसी को हम ग्रुपिंग बोल देते हैं। अब क्योंकि टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, मतलब मैं पढ़ती थी ना, मेरे दिमाग में ये चीज जरूर आती है, किसने खोजा था ये, मुझे बता दो उसका नाम, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तो वही बात है कि भाई इस ग्रुपिंग का बात छेड़ी किसने, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है टॉपिक। तो भाई ये जो है ना, ये इनके फादर हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हो जाते हैं, इन्होंने ही सब कुछ अपना काम यहाँ पर किया था। अब इन्होंने कहा कि भाई ग्रुपिंग किस बेसिस पे करेंगे, कोई तो कारण होना, कोई तो बेस होना चाहिए। जैसे हमने रेड कलर के कपड़े को ब्लैक कलर के कपड़े से अलग कर दिया, कोई तो बेसिस था हमारे पास, इनके पास भी बेसिस है। टेक्सोनॉमी भी ना कुछ 4 फीचर पे काम करती है। पहला फीचर हमारे पास में होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन देखो ध्यान से सुनते जाना, मैं समझाऊंगी क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन पहला फीचर। उसके बाद होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर होता है आपका नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में होता है क्लासिफिकेशन। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या है ये चारों फीचर। इस चारों फीचर के बेसिस पे ये अपन टेक्सोनॉमी करते हैं, मतलब टेक्सोनॉमी मतलब ग्रुपिंग करते हैं। ये 4 फीचर देके मान लेते हैं कि तुम्हारे पास में कोई एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आज आता है। मैं कहती हूँ भाई जाओ, तुम्हारे पास एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, अब तुम इसको किसी भी, तुम देख लो कि इसको कहाँ कौन से ग्रुप में सेट करना है। तो तुम क्या देखोगे, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखोगे, भाई किस तरीके के कैरेक्टर शो करता है, क्या ये लिविंग वाले कैरेक्टर शो करता है, ये नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर शो करता है। पहले तो तुम उसको ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया अच्छा लिविंग वाले करता है, तो लिविंग में कौन सा लिविंग है ये। लिविंग तो बहुत सारे हमारे पास में, ह्यूमन भी है, डॉग भी है, कैट भी, बहुत सारे हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करके हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको ऐसा थोड़ा, बच्चा पैदा हो गया तो बस ठीक है वो बिना नाम के घूम रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। 1-2 महीने तक नहीं करते, उसके बाद तो नामकरण करना पड़ता है। तो छोटा बच्चा आया, इंसानों वाली फैमिली में जन्म लिया, अब थोड़े टाइम बाद में हमने क्या करा, उसका नॉमेनक्लेचर करा, नामकरण करा। तो नया नया प्राणी आया, नई नई फैमिली में ऐड हो रहा है, तो नामकरण तो बनता है। नामकरण करते ही हम उसको क्लासिफाई कर देंगे कि भाई अब जाओ, तुम्हें ह्यूमन बीइंग वाले में जाना है, क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर्स ह्यूमन से मिलते हैं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेक करी गई तो तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन भी एज अ ह्यूमन करा गया, तुम्हारा नामकरण भी हमने कर दिया है, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें हमने अच्छे से ग्रुप में डाल दिया है। ये होता है नॉर्मल टेक्सोनॉमी। लेकिन 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 आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भाई हमारे पास में ना एक और वर्ड आता है, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, सिस्टेमेटिक्स कुछ नहीं है, बिल्कुल टेक्सोनॉमी की तरह ही होता है। सिस्टेमेटिक्स, ये जो वर्ड आया है ना, ये आया है लैटिन वर्ड एक सिस्टमा से। लैटिन वर्ड है एक कौन सा, सिस्टेमा। सिस्टेमा से सिस्टेमेटिक्स बना है, ठीक है।
अब ये सिस्टमेटिक्स जो होता है ना, इस कैरोलस लीनियस का ही पूरा हाथ है, कैरोलस लीनियस ही है इनके भी जन्मदाता। कैरोलस लीनियस ने ही इनके बारे में भी बताया कि सिस्टमेटिक्स क्या होती है। सिस्टमेटिक्स का मतलब सिस्टम, नाम से पता है सिस्टम के अंदर करो काम, सारा सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब होता है भाई सीक्वेंस मेंटेन करके चलो, एक सीक्वेंस के अंदर काम करो। सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम ही है, बस एक फीचर है जो इसमें अलग होता है। जैसे कि आपने टेक्सोनॉमी में देखा, ये 4 चीजें थी। कैरेक्टराइजेशन किया पहले, तो हमने कैरेक्टर्स पता करे, फिर आइडेंटिफाई करा, फिर नॉमेनक्लेचर करा, फिर क्लासिफिकेशन करा, है ना, ये चारों ही फीचर थे। अब इन चारों ही फीचर के अलावा एक और फीचर यहाँ पर सिस्टमेटिक्स में ऐड होता है, वो है इसकी हिस्ट्री। तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा फीचर आएगा, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन हमारे पास पहला फीचर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास में आएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, क्लासिफिकेशन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या जिसको अपन बायो की भाषा में फाइलोजेनी कहते हैं। जब भी आप इतनी पूरी बायो पढ़ेंगे ना 11th और 12th की, आपके सामने एक वर्ड जरूर आएगा, फाइलोजेनी। इस फाइलोजेनी को समझना, कभी भी फाइलोजेनी वर्ड आए कि इवोल्यूशन से रिलेटेड होती है, कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से कौन रिलेटेड है, सीधा फाइलोजेनी रिलेटेड होती है। तो ये 5वां फीचर इसने ऐड कर दिया कि भाई मैं हिस्ट्री भी देखूंगा कि ये ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के पूर्वज कौन रहे हैं। पूर्वज मतलब कि भाई मैंने जब इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो मैं ऐसे थोड़े ना बस इसको आइडेंटिफाई कर लूँ, फिर कैरेक्टर देख लूँ, अच्छा तुम्हारे ह्यूमन बींग से मिलते हैं, अच्छा तुम्हारे डॉग से मिलते हैं, कैरेक्टर मैच करके मैं इसको किसी भी क्लासिफिकेशन कर दूँ, इसका किसी भी ग्रुप में डाल दूँ, ऐसा नहीं होता। मैं इसकी हिस्ट्री भी देखूंगा कि भाई मान लेते हैं कि ये ए ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कि ये ए ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कि भाई मैं हूं, और ये बी ऑर्गेनिज्म है, मेरे चाचा की लड़की है, ठीक है। अब हम दोनों, ऑब्वियस सी बात है, मेरे चाचा की लड़की है, तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों के दादाजी तो सेम है। हमारे दादाजी कौन है, एक्स मान लेते हैं। अब मान लेते कोई सी ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, जिसके जिसके पूर्वज कौन है, जिसके दादाजी कौन है भाई, वाई। ये ऑब्वियस सी बात है कि मेरी से रिलेट नहीं करता, क्योंकि इसके पूर्वज कोई और है, मेरे पूर्वज कोई और है, मेरे दादाजी कोई और है, उसके दादाजी कोई और है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पूर्वज अलग हो गए, हमारी हिस्ट्रीज अलग हो गई। अब हिस्ट्रीज अलग हो गई, तो मैं ए और बी को तो एक सेक्शन में डाल सकती हूँ, इनका तो एक ग्रुप बना सकती हूँ, बट सी का तो अलग ग्रुप बनेगा। सी ए और बी वाले में नहीं हो सकता, वो सी अलग जाएगा, क्योंकि उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी जहां से वो आया है, जिसके इवोल्यूशनरी का मतलब कुछ नहीं है इसके पूर्वज कौन है, बस इवोल्यूशन का मतलब यही है कि हमारे पूर्वज कौन थे। तो इनके पूर्वज कोई और है, तो मैं इनको कहीं और डाल दूंगी, हमारे कोई और है तो कहीं और हो जाएगा। तो ग्रुपिंग ना इस बेसिस पे करी जाती है कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है, इनके पूर्वज कौन है, पूर्वज के हिसाब से अगर पूर्वज सेम है तो एक ही ग्रुप में डाल दो, अलग अलग है तो अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये हमारे पास में टेक्सोनॉमी आ जाता है और सिस्टमेटिक आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में हो जाता है आपका कंप्लीट, ये आपका डेफिनेशन। ठीक है, अब एक वर्ड आता है टेक्सा, टेक्सा या टेक्सोन। देखिए टेक्सोन तो होता है सिंगुलर वर्ड, और टेक्सा क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल वर्ड होता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करना होता है, तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कैटेगरीज समझ में आएंगी, टेंशन मत लो। टेक्सोनॉमिकल जो हायरार्की होती है, उसमें सारी कैटेगरी समझाऊंगी, 7 कैटेगरीज होती हैं, उन 7 कैटेगरीज में इसको एकदम क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं 7 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकती हूँ। मतलब जैसे मैं ह्यूमन बींग हूँ, तो मेरी स्पीसीज कौन सी है, ह्यूमन बींग की। अब स्पीसीज के अलावा मैं, हो सकता है कि भाई मेरा जीनस कोई और हो, मेरी फैमिली कोई और हो, ऑर्डर कोई और हो, मतलब समझाऊंगी, टेंशन मत लो। बस ऐसे समझो कि भाई मैं अलग अलग कैटेगरी में मेरा हो सकता है क्लासिफिकेशन। तो वो जो कैटेगरीज होती हैं, वो हर एक कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं, टेक्सोन। टेक्सोन होता है सिंगुलर, और सभी कैटेगरी, 7 कैटेगरी को एक साथ मैं बुलाना चाहूं तो क्या बोलूंगी, टेक्सा। तो ये क्या होता है, कैटेगरी होती है जिसके अंदर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में टेक्सोन या टेक्सा। आपको समझ नहीं आया होगा भी टेक्सोन टेक्सा, मैं समझाऊंगी जब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की करेंगे, बिल्कुल शांति से सुनते जाओ, ठीक है। अब हमारा एक ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ना एक हेडिंग डाल लेना या अपनी एनसीईआरटी देख लेना, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, ये नाम से पता चला, बायो मतलब लिविंग, वैसे बाई का मतलब होता है 2,
यहाँ पर दो हमने ऑर्गेनिज्म, दो नाम हम ऐड करेंगे। बायो का मतलब होता है दो, बाई मतलब दो होता है ना, नॉमेनक्लेचर नामकरण। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब मैं नामकरण करूंगी तो मेरे दो वर्ड्स होंगे मेरे पास। जैसे कि मैं अपना नाम बोलूं एकता सोनी, तो मेरे दो वर्ड्स है, आगे का नाम भी एकता और मेरा सरनेम सोनी। तो ऑब्वियसली बात है, हर एक दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म के दो वर्ड्स होते हैं। मैं आपके स्पेसिफिक नाम की बात नहीं कर रही हूँ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, बाइनोमियल है वैसे, बायोनोमियल नहीं है ये, है ना। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और मेरे खुद के नॉर्मल नाम के अंदर फर्क होता है। मेरा नाम एकता है तो एकता को ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा ही नाम है दुनिया में, एकता कपूर भी है। एकता तो भाई बहुतों लोगों का नाम होता है एकता तो, राइट। तो एकता नाम तो रिपीट हो सकता है, एकता नाम तो पूरी दुनिया में बहुत जगह मिल जाएगा, तो एक कॉमन नाम है, ये स्पेसिफिक नाम नहीं है। लेकिन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, ये एक ऐसा नॉमेनक्लेचर है, ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया गया है कि वो स्पीसीज का एक स्पेसिफिक नाम है और उसको उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। अब मैं एकता सोनी हूँ या कौन हूँ, बट मैं एक इंसान तो हूँ ना, ह्यूमन बींग तो हूँ ना। तो ह्यूमन बींग का नाम होमोसेपियंस है। दुनिया में कहीं चले जाओ, होमोसेपियंस के नाम से कोई और प्राणी एग्जिस्ट नहीं करता। होमोसेपियंस के नाम से कभी डॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुत्ता एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्ली एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स। दुनिया में सबको पता है। लेकिन मैं अगर एकता सोनी के नाम से चली जाऊंगी तो एकता सोनी तो मुझे करोड़ों मिल जाएंगी, और है ना। तो मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पर। लेकिन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिक होते हैं। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है बेसिकली, यहाँ पर इस नॉमेनक्लेचर को किसने डिफाइन किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो इस नॉमेनक्लेचर के ना कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं नॉमेनक्लेचर कि भाई ये नामकरण करेंगे तो इसके कुछ रूल्स होंगे, और वो रूल्स जो है वो हमारे एक किताब में लिखे गए। किसने लिखा भाई? ये कैरोलस लीनियस ने। किताब का नाम था फिलोसोफिया बोटैनिका, फिलोसफी बोटैनिकी ऐसा लिख सकते हो, या फिलोसफिया बोटैनिका। ये रूल्स जो है हमारे नॉमेनक्लेचर के, ये इस किताब में हमारे लिखे गए हैं। अब ये नॉमेनक्लेचर प्लांट का भी अलग हो सकता है, एनिमल का भी अलग हो सकता है ना। प्लांट का अलग नॉमेनक्लेचर होगा, उसके अलग रूल होंगे, एनिमल के लिए अलग रूल होंगे। तो प्लांट के लिए एक बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, क्या थी? स्पीसीज प्लांटेरम, कैरोलस लीनियस की। एनिमल के लिए भी एक रूल्स जो थे वो कौन से में लिखे गए थे, कौन सी बुक में लिखे गए थे? सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे नाम की किताब के अंदर एनिमल के सारे रूल्स लिखे गए थे। ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर के रूल्स लिखे गए थे। अब जो साइंटिफिक नेम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि भाई कुछ अग्रीड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बेसिस पे ये होता है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर अपन ये नामकरण कर रहे होते हैं। अब वो क्राइटेरिया हमें कौन देता है कि भाई अगर मान लो ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं, मैं लिखना चाहूँ कि जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principles एंड क्राइटेरिया। ये साइंटिफिक नाम ना कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेस पर होते हैं। कौन प्रोवाइड करता है ये सब क्राइटेरिया प्रिंसिपल किसने प्रोवाइड करे हैं? ये प्रोवाइड करे हैं हमारे प्लांट के लिए किसी और ने, एनिमल के लिए किसी और ने। प्लांट के लिए जो किसने हमें प्रोवाइड करे हैं सारे के सारे क्राइटेरिया? ICBN ने। और एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के लिए किसने करे? ICZN ने। अब इनके ना आपको एब्रीवेशन चाहिए, एब्रीवेशन का फुल फॉर्म आना चाहिए, इसके ऊपर सवाल आ जाता है। ICBN का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल फॉर बोटानिकल। बॉटनी का मतलब ही क्या हो जाएगा भाई? प्लांट से रिलेटेड। जुअलॉजी मतलब एनिमल से रिलेटेड। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो ये ICBN हो जाता है जो कि किससे डील करता है? प्लांट से डील करता है। फॉर प्लांट्स ICZN जो होता है वो एनिमल्स के लिए है। Z का मतलब जुअलॉजी, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature किसके लिए है? एनिमल्स के लिए है। तो एनिमल्स के लिए ICZN प्रोवाइड करता है क्राइटेरिया रूल्स, और प्लांट के लिए ICBN प्रोवाइड करता है। तो चलो एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ना कुछ जान के देखते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, ध्यान से सुनना।
जैसे कि मान लो मैं फॉर एन एग्जाम्पल, हम ना एक मैंगो की बात करते हैं, आम की बात करते हैं। आम जो होता है ना, इसका जो नाम होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने जो दिया था, ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने ही यहाँ पर दिया था इसको, ठीक है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की रूल्स भी कैरोलस लीनियस ने दिए हैं। तो हमारे पास में आम आता है। आम का नाम हमें 2 वर्ड्स में लिखना है। पहला वर्ड यहाँ पर होगा हमारे पास मैंजी फेरा और दूसरा होगा इंडिका। आपने कुछ नोटिस करा होगा, सबसे पहले मैंने इस वर्ड को मैंगो के नाम को 2 वर्ड्स में लिखा, एक आगे वाला एक पीछे वाला। ये जो आगे वाला वर्ड होता है दिस इज जीनस, ये जीनस को शो करता है। और ये पीछे वाला जो होता है ये क्या करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को या स्पीसीज को शो करता है। तो आगे वाला जीनस को और पीछे वाला स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को शो करता है। अब एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि जब आम का मैंने नाम लिखा तो जो फर्स्ट लेटर था, वो फर्स्ट लेटर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ये कैपिटल में लिखा, बाकी सब स्मॉल में है। दूसरा वर्ड जो इंडिका लिखा, उसका फर्स्ट लेटर तो मैंने कैपिटल में नहीं लिखा, स्मॉल में लिखा। तो ये रूल होता है। रूल नंबर 1 इज कि जब भी आप जीनस और स्पीसीज लिखोगे, किसी का भी नाम लिखेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, तो जो हमारा जीनस आएगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल में होगा। मतलब जीनस के फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी जितने भी अक्षर आएंगे उस नाम के अंदर सभी स्मॉल लेटर होंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि जब भी मैं हैंड राइटिंग से लिखूंगी, हाथ से पेन के ऊपर, सॉरी पेन से जो मैं कागज पे लिखूंगी, मैं इसको टाइप नहीं कर रही हूँ, बस पेन से कागज पे लिख रही हूँ, तो मुझे ना मेरा हक बनता कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी का भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखूं तो मेरा ना एक हक बनता है, वो ये है कि भाई मैं ना इसको अलग अलग अंडरलाइन करूं। मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन, इंडिका को अलग से अंडरलाइन। अब कुछ बच्चे होशियार होते हैं जो इसको ऐसे बिल्कुल दोनों को एक साथ अंडरलाइन करते हैं, तो भाई उनका नंबर कट जाता है। दोनों को एक साथ नहीं करते, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। क्यों अंडरलाइन करा है? क्योंकि ये जो वर्डिंग आई है, ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर आया है, ये नॉमेनक्लेचर कहाँ से आया है? लेटिन भाषा से। ये लेटिन लैंग्वेज को शो करता है। लेटिन लैंग्वेज को कैसे शो कर रहा है? कि भाई हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन किया है। कब किया है अंडरलाइन? जब ये हैंड रिटन होते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, तो इनको अंडरलाइन करो। अदरवाइज लेटिन भाषा में जब भी किसी शब्द को लिखा जाता है तो इसमें इटैलिक्स में लिखा जाएगा अगर वो प्रिंट करवाए जा रहे हैं। मान लो मैं मैंजीफेरा इंडिका टाइप करती अपने लैपटॉप में, तो मैं इसको इटैलिक्स में लिखती। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे टेढ़ा, ऐसे ऐसे, है ना, वो टेढ़ा वाला, समझ पा रहे हो? तो इटैलिक्स मतलब मैंने इसको ऐसे तिरछा कर दिया, तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। जब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, हैंड रिटन लिखती हूँ, तो इसको अंडरलाइन करती हूँ, ताकि मैं इसको क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ? ये शो करने के लिए कि ये लेटिन लैंग्वेज से निकला है, लेटिन लैंग्वेज से निकला है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये एआर का असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। असर्शन आ सकता है आपके पास में कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं जब इसको हाथ से लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात। रीजन ये आएगा कि भाई बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो लेटिन भाषा, ये जो चीज हमने करी है ये लेटिन भाषा को शो करती है कि दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना, ये चीज लेटिन भाषा के ओरिजिन को शो करती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लेटिन भाषा को शो करती है। तो ये लेटिन भाषा आपको समझ में आ चुकी है। प्रिंट करवाएंगे तब इसको इटैलिक्स में लिखेंगे। इसके साथ में आपका रूल नंबर 3 होता है यहाँ पर कि जब भी आप किसी का बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पीछे ना साइंटिफिक नेम भी लगाएंगे, साइंटिस्ट का नाम भी लगाएंगे। जैसे कि कैरोलस लीनियस है, तो लीनियस का मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी, LINN लगाऊंगी। और LINN लीनियस को मैं ना तो अंडरलाइन करूंगी, ना ही मैं इसको इटैलिक्स में लिखूंगी अगर मैं प्रिंट करूंगी तो ये जो होता है ना, ये साइंटिफिक नेम होता है, ये इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता। इसको हम इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं और ना ही इसको अंडरलाइन करते हैं। तो ना ही मैंने अंडरलाइन किया, ना ही मैंने इटैलिक्स में लिखा, कुछ नहीं करा, ठीक है। इसको सिंपल स्ट्रेट लिख देंगे अपन। और ये शो क्या करता है भाई? साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है कि साइंटिस्ट ने ये काम इसको किया था, करा था, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ना पूरी किताब में अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, है ना, टाइगर का नाम, शेर का नाम, सबके नाम दिए हुए हैं। तो तुम इसको एक एक करके ऐसे पढ़ सकते हो। जो एनसीईआरटी में गिवन है वही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा मन है तो टाइम निकाल निकाल के धीरे धीरे सबके नाम याद करा करोगी। आलू को क्या बोलते हैं, हम भिंडी को क्या बोलते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने नाम होते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होते हैं, राइट। तो ऐसे याद कर सकते हो तुम, है ना।
अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ये क्या होती है? हायरार्की, ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती बच्चों मुझसे कभी कभी, है ना। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि हम ना पूरा हायरार्की देखते हैं। हायरार्की का मतलब होता है पड़ाव, पड़ाव देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं हूँ कहाँ से, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान क्या है? एक स्टेट है। स्टेट में कोई मुझसे पूछा अच्छा राजस्थान में कहाँ पे रहती हो तुम, तो राजस्थान के अंदर कहाँ रहती हूँ वो मैं बताऊंगी। तो बेसिकली देखो, मान लो मैं इंडिया के बाहर जाती हूँ, ठीक है। अब किसी और कंट्री में जाऊंगी तो मुझे कोई पूछेगा तुम कहाँ से हो, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी मैं राजस्थान से हूँ, मैं तो ये बोलूंगी इंडिया से हूँ। तो एक ब्रॉड लेवल पे मैंने बताया, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जिले हैं, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे शहर हैं। कहाँ से हूँ वो तो नहीं किसी ने पूछा। तो ऑब्वियसली बात है, मैं बताऊंगी आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, और मैं इंडिया से हूँ। तो एक ब्रॉड लेवल का बता दिया, ठीक है। इतना बड़ा बक्सा, उस बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, बचपन में खेलते थे ना, बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा, वैसे वाला टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है। कि मैंने बोला कि भाई मैं इंडिया से हूँ, फिर मुझे गलती से कोई, देखो कोई फॉरेनर मिलेगा वो तो इतने में चुप हो जाएगा, ठीक है इंडिया से हो, वेरी नाइस। अगर कोई मुझे इंडियन मिल जाएगा, वो मुझे पूछेगा अच्छा इंडिया से हो, कहाँ में, इंडिया में कहाँ से हो, तो मैं इंडिया में उसको बताऊंगी मैं राजस्थान से हूँ। फिर और मुझे वो करीबी मिल जाएगा कि भाई अच्छा तुम राजस्थान की हो, मैं भी राजस्थान का हूँ, तुम राजस्थान में कहाँ से हो, तो मैं राजस्थान में और उसको डीप में बताऊंगी कि भाई मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा तुम इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो, तुम्हारी सिटी कौन सी है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और घुसेंगे तो और छोटे लेवल पे चले गए, हम सिटी पे चले गए। वैसे ही टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है कि मान लो कि तुम्हें किसी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना ऐसे क्लासिफाई करना है, इसको कैटेगरी में ग्रुपिंग करनी है। अब इसकी ग्रुपिंग जो होती है ना वो अलग अलग लेवल पे कर सकते हो, ब्रॉड लेवल पे भी कर सकते हो, बहुत स्मॉल लेवल पे भी कर सकते हो। जो सबसे बड़ा ब्रॉड लेवल होता है वो होता है किंगडम। जैसे हमारे लिए ब्रॉड लेवल क्या है? हमारी कंट्री, कि हम हमारी कंट्री का नाम लेंगे, अगर हम कंट्री से बाहर जाएंगे तो हमारे लिए ब्रॉड लेवल हमारी कंट्री है। वैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रॉड लेवल होता है किंगडम। और हमारे लिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा? हमारी खुद की सिटी या हमारा गांव जहां हम रहते हैं, राइट। और उस गांव में भी, और अगर हम छोटा देखने जाएं तो उस गांव में भी भाई वो एरिया जहां हम रहते हैं, हमारा एड्रेस वो और छोटा हो जाएगा। तो एकदम छोटे लेवल पे जब हम जाते जाते, मान लीजिए मेरे घर का एड्रेस, एड्रेस मेरा होम एड्रेस, मैं उसकी बात करती हूँ, तो वो मेरे लिए छोटा लेवल हो जाएगा। उस छोटे लेवल के ऊपर जाके मैं खुद को बता रही हूँ कि भाई मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो छोटा लेवल क्या होता है? स्पीसीज, कि वो कौन सी स्पीसीज से है, वो ह्यूमन की स्पीसीज से है, वो डॉग की स्पीसीज से है, वो कौन सी मतलब एलिफेंट की स्पीसीज है, कहाँ से है, वो उसकी स्पीसीज को वो बताएगा। और वो स्पीसीज ऐसी वाली बहुत सारी टाइप की स्पीसीज जो होती है ना, वो एक बड़े से ग्रुप में आती किंगडम। इस किंगडम में भाई एक स्पीसीज थोड़ी ना होंगी, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा है। अब इंडिया है तो इंडिया में कोई एक स्टेट थोड़ी ना, राजस्थान, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेट आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारा किंगडम है तो उसमें एक स्पीसीज तो नहीं आएंगी, बहुत सारी आएंगी। तो ये छोटा होता है, सबसे छोटा, ये है स्मॉलेस्ट हमारा कैटेगरी, जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और ये जो होती है हमारी लार्जेस्ट कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी हमारी लार्जेस्ट होती है जहां पर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब ये कैटेगरी हमारे पास में, देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो हमने देख लिया, लेकिन इनके बीच का क्या, इनके बीच में कौन है? इनके बीच में और कैटेगरीज है, 5 और कैटेगरीज है इनके दोनों के बीच में। टोटल मिला के हमारे पास 7 कैटेगरी होती है, और 7 कैटेगरी के अंदर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो उन 7 कैटेगरी के ना मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। तो वो होती हैं, मैं ऐसे याद रखती हूँ, के पी क्लासेस, ऑर्डिनरी, फन, गेम, सी। ठीक है, ऐसे याद रख लो, केपी क्लासेस, ऑर्डिनरी, फन, गेम, सी, है ना। तो मैं ना ऐसे याद कर सकती हूँ इसको, केपी, मैं बस आपके लिए ट्रिक लिख रही हूँ यहाँ पर, क्लासेस, ऑर्डिनरी, फन, गेम, सी। ये क्या है? इसकी ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये आपके पास में जो होते हैं 7 कैटेगरीज होती हैं, 7 के लिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं, सातों कैटेगरी की। मैं बात करती हूँ सबसे पहले के, किंगडम के ऊपर, है ना। तो मैं किंगडम को लिख दूं ऊपर ही ऊपर, के, किंगडम, के फॉर हो जाता है किंगडम। फिर पी फॉर, पी का मतलब हो जाता है भाई, पी फॉर फाइलम। फाइलम जब हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे होते तब तो उसके लिए फाइलम बोलते हैं।
मान लो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह अगर मैं एनिमल के बजाय प्लांट ले लूं, तो प्लांट के लिए मैं फाइलम में नहीं डालूंगी प्लांट को मैं कहाँ डालूंगी, प्लांट को मैं डालूंगी डिवीजन के अंदर, प्लांट को मैं डालूंगी डिवीजन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास आ जाती है हमारे पास में केपी क्लासेस, तो क्लास आ जाती है हमारे पास ऑर्डिनरी, ओ फॉर ऑर्डिनरी, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है। फन, एफ फॉर फन, एफ फॉर फैमिली। उसके बाद आप देखेंगे गेम, जैसे गेम सी, जी फॉर गेम, जी फॉर जीनस, और लास्ट में आ जाता है सी, एस फॉर स्पीसीज। ये आपके पास में सातों कैटेगरीज आ जाती हैं। ये होती हैं आपकी टोटल 7 कैटेगरीज जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। कैटेगरी हमारे पास आ जाती हैं। इन सभी को मिलाकर मैं क्या बोलती हूँ, इन सभी को मिलाकर मैं बोलती हूँ टेक्सा। लेकिन हर एक कैटेगरी को क्या बोलती हूँ, टेक्सॉन। ये भी अपना टेक्सॉन है, ये भी अपना टेक्सॉन है, ये भी टेक्सॉन है, और ये भी टेक्सॉन है, ये भी टेक्सॉन है। सभी के सभी आप अपने क्या है, सेपरेट टेक्सॉन है। तो टेक्सॉन समझ में आ गया क्या है, एक कैटेगरी है। टेक्सॉन इज अ कैटेगरी, एक लेवल है। ये जो पूरा हायरार्की दिख रहा है ना, हायरार्की क्या होता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यही तो हायरार्की है। और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो सीख ही लिया ये टेक्सोनॉमी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ही तो होता है, ग्रुपिंग ही तो होता है। तो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में कर रहे हैं और उसकी एक हायरार्की बन रही है। बड़े से छोटे लेवल पे हम उसका क्लासिफाई कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, इसलिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम इसको बोल देते हैं। तो ये आपको 7 कैटेगरी समझ में आ चुकी है। हर एक कैटेगरी अपनी एक टेक्सॉन होती है और सबको मिला के प्लूरल फॉर्म में हम टेक्सा बोल देते हैं। ये आपको बात समझ में आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है ना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर हम माने कि भाई ये जो किंगडम है, किंगडम से लेके केपी, क्लासेस, ऑर्डिनरी, फन, गेम, सी, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, बस समझाने के लिए लिख रही हूँ कि भाई देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट वन है, एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी हो, किंगडम सबसे बड़ा है। और जो जितना बड़ा होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो। सिंपल सी बात है कि अगर मैं दूसरी कंट्री में खो जाती हूँ तो मुझे ढूंढने के लिए लोग कहेंगे भाई ये कहाँ से है, तो मैं सबसे पहले मेरी कंट्री पहचानेंगे या मेरा घर का एड्रेस ही देख लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पहले मेरी कंट्री पहचानेंगे ना कि भाई मैं इंडिया से हूँ, ऑस्ट्रेलिया से हूँ, यूएस से हूँ, कहाँ से हूँ मैं, तो मेरी कंट्री देखेंगे पहले। तो पहले मेरा कंट्री देखेंगे, मतलब पहले मेरा ब्रॉड लेवल देखा, फिर उस कंट्री में मेरा स्टेट देखेंगे, कंट्री में स्टेट में फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर मेरा सिटी देखेंगे, सिटी के अंदर और जाएंगे तो भाई मेरा पर्टिकुलर एड्रेस देखेंगे, फिर उस पर्टिकुलर एड्रेस या मेरी सोसाइटी या मेरी कॉलोनी देखेंगे, भाई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर मेरा घर कौन सी गली में है, कौन सी गली में जाके फिर उन गली में बहुत सारे घर होंगे और उन घर में से कौन सा घर मेरा वाला है। तो उतने स्मॉल लेवल पे आने के लिए हमें सारे पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। सबसे हम पहले बड़ी वाली कैटेगरी से गुजरेंगे, फिर सबसे छोटी वाली पे आएंगे। अब तुम्हें पता है कि भाई मेरा घर कहाँ है, मैं सीधे सीधे एड्रेस बता दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वहां पर। लेकिन मैं बोलूं मैं तो इंडिया से हूँ, ढूंढ लो मेरा घर कहाँ है, तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इंडिया तो ब्रॉड लेवल है, किंगडम तो ब्रॉड लेवल है ना, तो किंगडम भी ऐसा ब्रॉड लेवल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, मोर कॉम्प्लेक्स। और स्पीसीज क्या हो जाएगी हमारे लिए, लेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि छोटी सी है, पता लग जाएगी एक सेकेंड में। इसीलिए मैं बता दूं कि सबसे ऊपर वाला मोर कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ऊपर वाला मोर कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब हम ऊपर देखेंगे ना तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इंक्रीज होती जाएगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कम होती आएगी, लेस कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा। इसके अलावा ये देखेंगे कि भाई ये ना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। अगर मैं खुद के घर की बात करूँ तो मेरा घर तो भाई स्पेसिफिक है, बता दिया कि मैंने इस एरिया में है, तो वो स्पेसिफिक एरिया मैंने बता दिया। लेकिन जो मोर कॉम्प्लेक्स बड़ा प्लेस है वो तो मैं वहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो बस ये बोल रही हूँ मैं तो इंडिया से हूँ। अच्छा इंडिया से हूँ तो स्पेसिफाई करो फिर खुद को कहाँ से हो, स्पेसिफाई नहीं करा मैंने, वो स्पेसिफिकेशन नहीं है वहां पर। तो किंगडम में यानी कि बड़े बड़े लेवल पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम कहाँ से हैं, हम एक बस एक आइडिया दे रहे हैं। तो ये ना लेस स्पेसिफिक होता है, लेस स्पेसिफिक होता है, जनरल आइडिया दे रहे हैं कि भाई हम इंडिया से हैं, अब तुम देख लो हम कहाँ से हैं। तो ये जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, मोर जनरल होगा ये, ठीक है, जनरल है ये, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन वही स्पीसीज क्या होती है, ये मोर स्पेसिफिक होती है कि भाई
कहाँ से हो पता चल गया है, क्या एड्रेस है सब कुछ पता चल गया है। मोर स्पेसिफिक और लेस जनरल होगी। जनरल कैरेक्टर नहीं बताया ना हमने, यहाँ तो स्पेसिफाई कर दिया कि तुम तो इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करती हो, तुम्हारा घर तो ये है, तुम्हारा बिल्डिंग नंबर ये है, सब बता दिया हमने, तो वो एकदम मोर स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो मुझे आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी से मैं ढूंढूंगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम है वहां पर, है ना। जनरल कम बताया मैंने मैंने वहां पर स्पेसिफिक बात ही बता दी, जनरल तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब देखो किंगडम की बात बता रहे हैं, यानी कि मान लो इंडिया की बता, किंगडम को इंडिया से कंपेयर करो, स्पीसीज को मेरे घर से कंपेयर करो। तो किंगडम तो ना इतना बड़ा इंडिया कंट्री है। अब इंडिया कंट्री में क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि भाई मेरा ही घर है, ऐसा तो है नहीं भाई, बहुत लोगों का घर है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग भी हैं, कल्चर भी डिफरेंट है, स्टेट भी डिफरेंट है, सब कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिमिलैरिटी कम होती है। अब मेरा जो कल्चर है, मैं राजस्थान की हूँ, मेरा कल्चर क्या पूरे इंडिया के कल्चर से मैच करेगा क्या, नहीं। इंडिया का तो मैं एक छोटा सा पार्ट से आती हूँ, मैं थोड़ी ना पूरे इंडिया को बता दूंगी कि भाई ठीक है मैं ही हूँ जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो अलग अलग कल्चर को तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। मतलब सिंपल सिंपल सी बात है कि जो हमारा किंगडम है ना, उसके अंदर सिमिलैरिटीज कम होंगी। किंगडम यानी बड़ा है, इंडिया मतलब बहुत बड़ा है, उसमें लोग जो होंगे आपस में सिमिलर नहीं है, सबका कल्चर सिमिलर नहीं है, सब डिसिमिलर है, सबका कल्चर अलग, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबका अपना अपना कल्चर है, और वो सिमिलर नहीं है। तो सिमिलैरिटी जितना जो जितना बड़ा होगा वहां पर सिमिलैरिटी क्या कम होगी, ऑब्वियस ही बात है, सिमिलैरिटी बहुत कम होगी। सब कुछ सब अलग अलग दिखेंगे हमें, एकदम डिसिमिलर दिखेंगे। लेकिन जो जितना छोटा होगा, आप तो मेरे घर में जाओगे, मेरे घर के लोगों से मिलोगे, मेरी फैमिली मेंबर से मिलोगे, तो मेरे फैमिली मेंबर और मैं, हम तो आपस में सेम से ही दिखते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे अंदर सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी। जैसी शक्ल मेरी है वैसे मेरी मम्मी की भी हो सकती है, हो सकता है मैं मम्मी से मिलती हूँ, पापा से मिलती हूँ, जैसे भी मिलती हूँ, सिमिलैरिटीज उनसे ज्यादा मेरी होंगी ना, थोड़ी ना मेरी पूरी कंट्री से ज्यादा सिमिलैरिटी है, मेरी तो अपनी फैमिली से ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो जो जितना छोटे लेवल पे आते जाओगे उतना ही सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है, या आप बोलो तो भाई डिसिमिलैरिटी घट जाएंगी, सिमिलैरिटी बढ़ जाएंगी, और जितना बड़ा होगा वहां पर सिमिलैरिटी कम हो जाएंगी। अच्छा एक ना, ये तो 7 कैटेगरीज हो गई, लेकिन एक बार ना पीवाईक्यू आया था कि जो हमारा इन कैटेगरी के बीच में भी कोई सब कैटेगरी होती है क्या। तो एक ना, वैसे तो होती है बहुत सारी सब कैटेगरी, लेकिन आपको एक कैटेगरी का याद रखना है। ये जो फैमिली होती है और जीनस होता है, इनके बीच में जो एग्जिस्ट करता है वो होता है ट्राइब। ट्राइब एग्जिस्ट करता है, और ये ट्राइब जो होता है ना वो एक सब फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली के नीचे आ रहा है ना, जो जिसके नीचे आता है ना हम उसको बोलते हैं सब। वो सब फैमिली, जैसे फैमिली के नीचे तो सब फैमिली, अगर ऑर्डर के नीचे होता, ऑर्डर और फैमिली के बीच में होता, ऑर्डर के नीचे होता तो हम बोलते सब ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब फैमिली होती है, ट्राइब यहाँ पर आता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होता है। तो स्पीसीज का मैंने बता दिया है आपको कि सेम स्पीसीज जो होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। स्पीसीज क्या होती हैं, स्पीसीज होती हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं हम, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर ब्रीड कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं ये स्पीसीज जो होती हैं वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप भी हो सकती हैं। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप वो होते हैं भाई जो आपस में दिखने में बिल्कुल सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ये होते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। लेकिन हाँ आपस में इंटरप्रीट तो कर सकते हैं हम, सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है वो अपनी स्पीसीज है, कुत्ते की अलग स्पीसीज है, कैट की अलग स्पीसीज है, सबकी अपनी अपनी अलग स्पीसीज है, क्योंकि सब आपस में अलग अलग दिखते हैं और अपना अलग अलग इंटरप्रीट कर सकते हैं। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग डॉग वाली स्पीसीज के साथ जाके इंटरब्रीड कर सकता है, नहीं कर सकता। कैट के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या डॉग और कैट आपस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सेम स्पीसीज अपने वाले से ही कर सकती है रिप्रोड्यूस, लेकिन कभी कभार इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो होता है खच्चर होता है, ये क्या होता है ना कि जो मेल, जो आपका डोंकी होता है, मेल गधा, मेल डोंकी होता है, वो फीमेल हॉर्स के साथ में मिल जाता है, और यहाँ पर ये इंटरब्रीड करके क्या बना देते हैं, म्यूल खच्चर बना देते हैं। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि मेल घोड़ा है और फीमेल डोंकी है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो यहाँ हिनी बन जाती है, हिनी बन जाती है। और ये दोनों जो बने हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब बांझ है, ये दोनों बच्चे पैदा नहीं कर सकते आगे जाके, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमारे पास केपी क्लासेस ऑर्डिनरी फन गेम जैसी है। अब मैं एक और चीज लास्ट आपको बता देती हूँ इस चैप्टर की, वो ये है कि भाई ये जो के है, पी है, क्लासेस ऑर्डिनरी फन गेम
सी। ठीक है, जितनी भी स्पीसीज होती है, क्योंकि सबसे छोटा लेवल है ना, तो ये देखो जैसे ईंट होती है, छोटा सा लेवल होता है, घर बनाने में सबसे छोटा लेवल ईंट ही होता है, ईंट पे ईंट रख रख के फिर अपन पूरा घर खड़ा करते हैं। तो क्या है, छोटे से ऑर्गेनिज्म का हम छोटे सा जो लेवल होता है उसके ग्रुप बना बना के बड़े बड़े लेवल बनाते हैं, राइट। तो ये छोटी कैटेगरी है, इसकी छोटी कैटेगरी जब मिल जाएगी तो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा जीनस। जब जीनस मिल जाएंगे तो बन जाएगी फैमिली, मिल जाएंगी तो बन जाएंगे ऑर्डर बन जाएंगे तो बन जाएगी क्लासेस, क्लास बन जाएगी तो फाइलम बन जाएगा तो किंगडम। ठीक है, किंगडम में जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन RHB टेकर का आगे चल के, सिर्फ 5 किंगडम बताए जाएंगे आपको। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको 5 ही किंगडम में डिवाइड किया गया। सिर्फ 5 ही किंगडम है दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम याद रखो कि ऐसे हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, इस सब से होता है। ठीक है, अब फैमिली की अगर आप प्लांट की फैमिली की बात करो कि ये प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो जब भी आप फैमिली का नाम देखेंगे ना, उसके पीछे एक सफिक्स लगा होता है, वो होता है एशी। ठीक है, ये एशी होता है या एसी बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये एसी लगा हुआ होता है उनके पीछे प्लांट फैमिलीज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ऑर्डर में ना पीछे एल्स लगा हुआ होता है। प्लांट के लिए बात कर रही हूँ मैं, एनिमल्स के लिए बात नहीं कर रही हूँ। ये सारी की सारी बातें मैं किसके लिए कर रही हूँ, प्लांट के लिए, कि प्लांट की फैमिली में एसी लगा होगा, प्लांट के ऑर्डर में देखो कि एल्स लगा होगा। जैसे आम होता है ना, मैंगो, वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, सेपिनडेल्स में एल्स लगा हुआ है, तो वो एल्स से पहचान जाएंगे कि भाई अच्छा ये तो प्लांट है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा है। अब अपन ना इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, क्योंकि आपको ना कुछ सारी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी से थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। अब एनसीईआरटी से क्या देखना है, इसमें हाईलाइट करनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट से एक बार देख लेते हैं। आ जाओ। तो देखिए, ये एनसीईआरटी में ये पूरा एकदम से डिफाइन करके रखा हुआ है, कौन से डिफाइनिंग फीचर है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनको हाईलाइट कर लेना एक बार। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई आगे चल के डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जीन जेनेरिक नेम जिसको जीनस बोल रहे थे, स्पेसिफिक एपिथेट जिसको स्पीसीज बोल रहे थे, ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के 2 वर्ड्स होते हैं, है ना। ये लैटिन भाषा के अंदर होता है। इसके चारों पांचों फीचर्स ये जितने भी है ना सारे याद करने तुमको, कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लैटिन में होता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, हैंड रिटन होता है, तो उसको ऐसे अलग तरीके से लाइन कर अंडरलाइन करके शो करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करके। लैटिन भाषा के को से ये डिराइव हुआ है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। फर्स्ट वर्ड जीनस को, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है ना। ये बायोलॉजिकल नेम इसका हो जाता है। फर्स्ट लेटर इसका जेनेरिक का नेम का देखो कैपिटल लेटर में होता है, और सेकंड जो स्पीसीज का होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मैंजिफेरा इंडिका हो गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर देखो हमने टेक्सोनॉमी कवर कर ली है ना, टेक्सोनॉमी। फिर हमने टेक्सा के बारे में पढ़ लिया कि टेक्सा क्या होता है। इसके अलावा हमने सिस्टमेटिक्स के बारे में बात कर ली कि सिस्टमेटिक्स क्या होती है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। तो ये कैटेगरी के बारे में बात कर ली, टेक्सॉन क्या होता है, हर एक जो आपका रैंक होता है, रैंक क्या है, ये सारी कैटेगरीज जितनी भी कैटेगरी हैं, जैसे जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, तो ये अपनी रैंक है, 7 रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 है ना, 7 तक ऐसे रैंक दी है। हर एक रैंक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लूरल में टेक्सा बोल देते हैं। स्पीसीज के अंदर बता दिया मैंने कि भाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका अपना ग्रुप होता है जिनमें आपस में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती है। जैसे ह्यूमन है, आपस में सिमिलैरिटी है, डॉग है तो आपस में सिमिलैरिटी, कैट आपस में सिमिलैरिटी है, तो आपस में स्पीसीज बना देती हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई इनको हम ना क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप भी बोल सकते हैं, जिनको बस स्पीसीज कहते हैं, जिनमें आपस में क्या होता है ना, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस कम होते हैं, ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि थोड़े बहुत, जैसे गधा और घोड़ा है ना, आपस में क्लोजली रिलेटेड है, वो इंटरब्रीड कर पा रहे थे, म्यूल बनाया था, खच्चर बनाया था। लेकिन अगर कोई अलग होता ना तो नहीं कर पाता, गधा जो कुत्ते के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है ही नहीं कहीं पर, तो वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। गधा और घोड़ा क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि वो मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज उसमें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए नाम याद रखने हैं आपको। मैंजिफेरा इंडिका मतलब आपको पता है आम के बारे में बात करी जा रही है, सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो के बारे में बात करी जा रही है, पेंथेरा लियो मतलब आपका लायन के बारे में बात करी जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई जो इंडिका है
जो आपका सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम है, जो पीछे वाला वर्ड है, पैंथरा लियो में लियो है, ये सब स्पीसीज को शो कर रहा है, और आगे वाला इनका वर्ड जीनस को शो कर रहा है। ये समझ में आ गया। आगे बात करते हैं जीनस। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विथ हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। मतलब जीनस वो होता है कि भाई स्पीसीज जो है ना वो मिलकर यहाँ पर जीनस बना देती हैं। और कौन सी स्पीसीज? जो कि ज्यादा सिमिलैरिटीज रखती हैं। धीरे 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 जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे, बड़े लेवल पे जाते जाओगे, सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी, फिर जीनस में थोड़ी और कम आएंगी, फिर आपके फैमिली में और कम आएंगी, ऑर्डर में और कम आएंगी, फिर किंगडम में तो एकदम ही सिमिलैरिटीज बहुत ही कम होंगी, सबसे ज्यादा डिससिमिलैरिटी होंगी। भाई वो बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें तो हर प्रकार के प्राणी आ जाएंगे, है ना। तो सबका ग्रुप बनता बनता हो जाएगा, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज्यादा कम सिमिलैरिटी होगी, और जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी वहां पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रखा आपको कि ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं इनका ग्रुप ही क्या कहलाता है? जीनस कहलाता है। जैसे कि पोटैटो के अंदर अपने बात करी और ब्रिंजल की बात करी। पोटैटो ब्रिंजल जो होता है ना, पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का नाम क्या होता है आपका यहाँ पर? मतलब पोटैटो जो ब्रिंजल होते हैं वो एक ही फैमिली है, फिर आप बोल सकते हैं एक ही इससे बिलोंग करते हैं, जीनस से बिलोंग करते हैं। इनका जीनस जो होता है वो सोलेनम होता है। इन दोनों के नाम के फर्स्ट वर्ड के अंदर आपका सोलेनम ही आता है, ठीक है। तो सोलेनम की वजह से इनका दोनों का सेम जीनस है, हालांकि इनकी स्पीसीज अलग अलग है। पोटैटो अलग दिखता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग है। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो सामने से देखने को मिलते हैं वो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। बाहर से क्या देख रहे हो तुम? वही मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की भाई मेरा एक नाक है, दो कान है, दो आंखें, मैं चश्मा लगाती हूँ, ये बाल मैंने ऐसे बना रखे हैं, ब्लैक कलर पहन रखा है, ये मेरे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। बॉडी के अंदर चले जाओगे तो वो एनाटॉमिकल कैरेक्टर जाएंगे, एनाटॉमी हो जाती है वो, राइट। तो ये मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर सेम होते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी, हमने यहाँ पर इसको एक जीनस में रख दिया है, ठीक है। इसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर जो लायन होता है उसको उसको क्या बोलते हैं? पैंथरा लियो, है ना। पैंथरा पार्डस हम किसको बोलते हैं? लियोपार्ड का, लियोपार्ड को। और टाइगर को हम क्या बोलते हैं? पैंथरा टाइगरस। देखिए नाम सबके अलग अलग है, स्पीसीज सबकी अलग है। टाइगर की स्पीसीज अलग, लियोपार्ड अलग हो जाता है, लायन अलग हो जाता है, सबकी स्पीसीज अलग है। ये क्लोजली रिलेटेड है आपस में। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लो आप, चीते को देख लो, शेर को देख लो, दोनों लगभग सेम से ही दिखते हैं मोर्फोलॉजी में बाहर से देखने पर, क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। वो एक स्पीसीज नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है अलग अलग ही बट हैं थोड़े क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि वो सिमिलैरिटीज थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं आपस में, मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ज्यादा रखते हैं। लेकिन इनका नाम अगर देखेंगे तो पैंथरा 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 आ रहा है, दैट मीन्स कि इनका जीनस सेम है। दैट इज वाई आपस में क्या करते हैं? ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। टाइगर, लियोपार्ड, लायन अलग अलग होते हुए भी सिमिलैरिटी शो करता है, क्योंकि इनका जीनस एक ही है, दैट इज पैंथरा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर जीनस। फिर आती है फैमिली। फैमिली में कौन आता है भाई? जितने भी जीनस हैं वो जितने भी मतलब रिलेटेड जेनरा होते हैं, रिलेटेड जीनस होते हैं, वो मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। जैसे कि फैमिलीज जो होती है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? फैमिली जो होती है ना वो प्लांट के अंदर देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी देखती है, फैमिली किस बेसिस के ऊपर बना है, फैमिली को हम किस बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि भाई कौन है फैमिली। फैमिली कौन होती है? जिसके अंदर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं। जैसे प्लांट के लिए अगर बात करें तो प्लांट की एक वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे, रिप्रोडक्टिव के फीचर्स देखेंगे। ये फीचर्स देखकर अपन उसको फैमिलीज को कैरेक्टराइज करते हैं कि कौन सी फैमिली आ सकती है इसमें। जैसे कि प्लांट की बात करें तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जेनरा होते हैं। जैसे कि सोलेनम है, सोलेनम होगा हमारा एक डिफरेंट जेनरा, डिफरेंट जीनस है। पिटूनिया होता है वो एक डिफरेंट जीनस है। धतूरा होता है ये आपका अलग जीनस है। ये जीनस अलग अलग है लेकिन कौन सी फैमिली में आते हैं? एक ही फैमिली में आते हैं, दैट इज सोलेनेसी। देखो मैंने कहा था एसी आएगा लास्ट में, एसी का मतलब होता है ये प्लांट की फैमिली को शो कर रहा है, ये सफिक्स होता है। तो ये सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन आता है? सोलेना, पिटूनिया, धतूरा, ये तीनों अलग अलग जीनस है और इनकी स्पीसीज भी अलग अलग होंगी, है ना। लेकिन ये आते कहाँ पर? एक ही फैमिली में। अच्छा एक जो आपने एक नोटिस करी होगी एक बात कि हमने पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइगर ये देखा, तो ये पैंथरा जो था वो एक जीनस था, ओनली वन जीनस। एक जीनस की इतनी सारी स्पीसीज, मल्टीपल स्पीसीज हो सकती है? पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइगरस अलग अलग स्पीसीज हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि पैंथरा लियो, जो लियो होता है उस लियो के आगे और भी कोई जीनस लगा हुआ है? कभी देखा है पैंथरा के अलावा कोई और जीनस? नहीं।
क्योंकि स्पीसीज जो होती है ना वो बहुत छोटे लेवल की है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। लेकिन पैंथेरा थोड़े से एक लेवल ऊपर है, इसलिए इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मतलब एक जीनस के पास मल्टीपल स्पीसीज पॉसिबल है, बट एक स्पीसीज के पास मल्टीपल जीनस पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई जैसे कि आपने देखा सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, और एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में जो हमारे पास में जीनस आता है पैंथेरा वाला, और इसके अलावा जो आपके पास में जो लायन को शो करता है, टाइगर को शो करता है, लियोपार्ड को शो करता है, जिस पैंथेरा में सारे लोग आ जाते हैं, लायन, टाइगर, लियोपार्ड सब कुछ। और जो आपके पास में एक जीनस होता है कैट का, जिसको बोलते हैं फेलिस, है ना, और डॉग का, आपके पास में कैट का फेलिस होता है ना, तो वो फैलिडी फैमिली के अंदर आता है। वैसे ही जैसे कि आपके पास में कैट और डॉग होते हैं, तो आपको पता है कि डॉग जो होता है वो कैनिडी फैमिली के अंदर आता है ना। तो फैलिडी फैमिली अलग होती है, कैनिडी फैमिली अलग होती है। अगर आप देखेंगे कि तो जो कैट होती है, वो कैट जनरली ज्यादातर किससे मॉर्फोलॉजी में थोड़ा मैच करती है, लायन से, इनसे मैच कर रही होती है, इसलिए वो कौन सी फैमिली में आ जाते हैं, फैलिडी फैमिली में। कैनिडी कुत्ता जो होता है वो एकदम ही डिफरेंट होता है इनसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में, इसलिए वो उनको कैनिडी फैमिली में रख देते हैं अपन। ठीक है, इसलिए बोला गया कि लायन, टाइगर वगैरह इन सबको फेलिस यानी कैट के साथ में एक ही फैमिली में रखते हैं, फेलिडी, है ना। और ये जो फेलिडी होती है वो तो कैट वाली और लायन वाली फैमिली जाती है, और कैलिडी जो होती है वो कुत्ते वाली फैमिली जाती है, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी अलग अलग होती है। फिर ऑर्डर में जाते हैं, जितनी भी रिलेटेड फैमिलीज होती हैं वो मिलकर ऑर्डर बनाती हैं। अब ऑर्डर और ज्यादा हो गया, उसमें सिमिलैरिटीज और कम मिलेंगी आपको। तो जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर जो है एक हायर कैटेगरी होती है, इसमें जितनी भी फैमिलीज होती है विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। जैसे जैसे ऊपर ऊपर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाएंगे, डिससिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास में जो है आप प्लांट फैमिली देखेंगे, प्लांट की फैमिली कॉन्वोलिनेसी होती है, एसी लगा हुआ प्लांट की फैमिली है, कॉन्वोलेसी फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली होती है ना। और ये दोनों फैमिलीज जो होती है, दोनों फैमिलीज को मिला दें अगर हम, जिनके अंदर कम सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक ग्रुप में या एक ऑर्डर में रखते हैं, वो ऑर्डर का नाम क्या होता है, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में हम रखते हैं दो फैमिलीज को, कॉन्वोलिनेसी और सोलेनेसी फैमिली को। वैसे ही आपकी फैलिडी फैमिली, जिस जो कि बिल्ली वाली और लायन वाली फैमिली है, और कैनिडी फैमिली कुत्ते वाली फैमिली, इन फैमिलीज को हम मिला के कौन से ऑर्डर में रखते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में रख देते हैं। तो इनका ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, दो फैमिलीज को हमने ऑर्डर में रख दिया। ये ऑर्डर्स आपको याद रखने में हाईलाइट कर रही हूँ इनको, है ना, याद रखना। क्लास तुम भी हाईलाइट कर लो इसको, है ना। क्लास क्या होता है, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो मिलकर क्लास बनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ऑर्डर प्राइमेटा होता है, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा जो होता है इसमें कौन कौन आता है, प्राइमेट ऑर्डर के अंदर भाई मंकी भी आते हैं, गोरिल्ला भी आता है, गिब्बॉन भी आता है। ये सभी ऑर्डर कौन से में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। इनको हम कहाँ रखते हैं, कौन सी क्लास में रखते हैं, मैमेलिया क्लास में रखते हैं। ठीक है, और साथ साथ में कार्निवोरा ऑर्डर एक अलग ऑर्डर होता है, प्राइमेटा एक अलग ऑर्डर होता है। तो हमारे पास दो अलग अलग ऑर्डर है, प्राइमेट ऑर्डर है, एक कार्निवोरा ऑर्डर है। प्राइमेट ऑर्डर वाले को भी और कार्निवोरा ऑर्डर वाले को भी हम सभी को लाकर कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर मैमेलिया के अंदर रख देते हैं। मैमेलिया इनकी क्लास होती है। ठीक है, तो कार्निवोरा वो होते हैं जो भाई क्या करते हैं, नॉनवेज खा रहे होते हैं, है ना। तो इनको हम लाके कहाँ रख देते हैं, एक क्लास के अंदर रख देते हैं, जिसको बोलते हैं मैमेलिया। ठीक है, इसके बाद फाइलम पे चलते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो बहुत सारे फाइलम्स आएंगे आपके पास में, कौन कौन से, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, बहुत सारे फाइलम्स आएंगे, सारे फाइलम्स होते हैं। अब इन फाइलम में और कम सिमिलैरिटी होगी, तो फाइलम तो हम एनिमल के लिए यूज कर रहे होते हैं, ये तो हम एनिमल्स के लिए क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस फाइलम की बजाय अगर मैं प्लांट को क्लासिफाई करूंगी तो मैं फाइलम नहीं बोलूंगी, वहां पर मैं क्या बोलूंगी, डिवीजन बोलूंगी। अपनी एनसीईआरटी में ही मेंशन कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या, जैसे कि हमारे पास क्लासेस होती हैं, जैसे कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारे की जो सारी जितनी होती है वो सब मैमल्स में आती है, मैमल्स इनकी क्लास होती है। ठीक है, ये मैमल्स हमारी क्लास हो जाती है ना। इसके अलावा ये जितने भी मैमल्स होते हैं या ये जो क्लासेस होती है वो मिलकर एक फाइलम बना रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक कॉर्डेटा फाइलम यहाँ पर बन रहा होता है ना। ये आपका समझ में आ जाता है कि भाई कॉर्डेटा फाइलम क्यों बना है, क्योंकि इनके अंदर कॉमन फीचर्स होते हैं। कॉमन फीचर कौन से होते हैं, कॉर्डेटा वाले फीचर। कॉर्डेटा वाले वो फीचर्स होते हैं कि भाई ऐसे प्राणी जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। रीढ़ की हड्डी मतलब पहले वो नोटोकॉर्ड होती है, और नोटोकॉर्ड आगे जाके वो रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जब हम छोटे से एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तब वो नोटोकॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तब वो नोटोकॉर्ड होती है। फिर वो नोटोकॉर्ड धीरे धीरे बदल के किस में कन्वर्ट होती है,
एक वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट होती है, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली जितने भी कॉर्डेटा प्राणी होते हैं उनकी खास बात ये है कि उनको रीढ़ की हड्डी मिलेगी आपको देखने के लिए, नोटोकॉर्ड मिलेगी और डोर्सल होलो नर्व कोड मिलेगा, न्यूरल सिस्टम हमारे पास में मिलेगा। तो ये कॉमन फीचर होने की वजह से हम मैमल्स को कहाँ रख देते हैं, कॉर्डेटा वाले क्लास में रख देते हैं। अब एक कॉर्डेटा देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर अपन प्लांट्स के देखें, इन केस ऑफ प्लांट हम डिवीजन बोलेंगे इसको, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। किंगडम जो होता है वो किंगडम क्या होता है, जितने भी बिलोंगिंग जो फाइला होते हैं इन सभी फाइला को सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में रखते हैं, जैसे कि एनिमेलिया। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उनको कौन से किंगडम में रखते हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखते हैं। तो RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिए थे, मैं अगले चैप्टर में बताऊंगी कौन कौन से। आपको सारे किंगडम्स आपको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स RH व्हिटेकर ने दिए थे, तो आपको पता ही है ये। और ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्लियरली पढ़ लेंगे। तो ये सारे के सारे किंगडम्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांटी किंगडम के अंदर हम सारे प्लांट्स को रख रहे होते हैं, है ना। ऐसे तरीके से हमारे पास किंगडम बने हुए होते हैं। तो किंगडम सबसे हायर अथॉरिटी होती है। उसके बाद ही जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, वो ये टेबल है। ये टेबल से ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा हर साल पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैन है, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो हमने अलग अलग लेवल पे इसको क्लासिफाई करा है, हर एक लेवल पे, हर एक 7 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करा है। जैसे इसका नाम क्या होता है, होमोसेपियंस, तो इसका जेनरा क्या है, होमो, और स्पीसीज क्या है, सेपियंस हो गई, ठीक है। तो जीनस बता दिया होमो, फैमिली होमोनिडी। देखिए कोई भी एनिमल होगा, एनिमल की फैमिली में ईडी जरूर लगा होगा, कि ईडी जो होता है ना वो एनिमल्स की फैमिली में लगता है, और प्लांट की फैमिली में हमेशा एसी लगता है लास्ट में सफिक्स के अंदर, ठीक है। ऑर्डर जो होगा हमारा प्राइमेटा होगा, है ना। ये मैन जो होते हैं प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। क्लास हमारी मैमलिया है, और हमारा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है, ठीक है। वो किंगडम आपको पता है एनिमेलिया किंगडम है। हाउस फ्लाई जो होती है मस्का डोमेस्टिका, इससे सवाल आ चुका है। मस्का जीनस होता है, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है। मस्कीडी, ईडी, देखिए एनिमल आ गया ना, ये एनिमल की फैमिली के लास्ट में ईडी लगता है। डिप्टेरा ऑर्डर होगा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा आपका फाइलम हो जाएगा इसका। मैंगो, अब ये प्लांट है, ऑब्वियसली बात है, मैंजिफेरा इंडिका इसका नाम है, मैंजिफेरा इसका जीनस हो जाएगा, इंडिका इसकी स्पीसीज हो जाएगी, एनाकार्डिएसी इसकी फैमिली हो जाएगी। सेपिनडेल्स, एल्स लगा हुआ, देखिए मैंने बताया था आपको ऑर्डर के लास्ट में एल्स लगा होगा जब हम प्लांट की बात करेंगे, तो प्लांट के लास्ट में हमेशा एल्स आपको दिखेगा सफिक्स के अंदर, तो ये सेपिनडेल्स हो जाएगा। डाइकोटिलेडोनी क्लास से बिलोंग करता है, और इसका डिवीजन क्या है, क्या मैं इसको फाइलम बोलूंगी, नहीं, डिवीजन बोलूंगी अब मैं, क्यों, क्योंकि ये मैंगो है, ये प्लांट है, और प्लांट के केस में हम डिवीजन बोलते हैं ना कि फाइलम। तो ये एंजियोस्पर्म्स में आता है। और वीट की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम। ट्रिटिकम इसका जीनस है, एस्टाइवम इसकी स्पीसीज है। पोएसी, एसी लास्ट में लगा हुआ फैमिली है। पोएल्स, एल्स लगा हुआ मतलब ऑर्डर है। और ये आपका मोनोकॉटिलिडन जो होता है वो आपका क्लास हो जाता है, और एंजियोस्पर्म आपका ये डिवीजन हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर करना है। ये मैंने पुरानी एनसीईआरटी खोलकर रखी हुई, तो पुरानी एनसीईआरटी में टेक्सोनॉमिकल एड्स भी दे रखा था, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। न्यू एनसीईआरटी और एनटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है, अदरवाइज आपको ये भी पढ़ना पड़ता है। तो देखो शुक्र मनाओ, आपको पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया है। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगी, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि आपको वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे होंगे, हैंड रिटन नोट्स, मेरे नोट्स जो मैं कॉपी और पेन में लिखकर बनाती हूँ तुम्हारे लिए, बिल्कुल एज इट इज वही नोट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो रिकॉर्डिंग चाहिए या लाइव आकर लूँ, वो बता देना मुझे, क्योंकि नेक्स्ट वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, मे भी तुम्हें डाउट रह जाए। अगर लाइव आते हैं तो और भी बेटर रहेगा, तो बस आप मुझे बता देना, जब भी हमारी क्लास लगे हम बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपनी क्लास के अंदर, और रिविजन मल्टीपल करके फोड़ दे एकदम से नीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।